हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर सुपर रिवीजन करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो सबसे ज्यादा डिमांड किया जा रहा है आपकी तरफ से। जी हाँ, टॉपिक है हमारा जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशंस का। तो हम एग्जेम्पशंस क्या करने वाले हैं यहां पर कवर करेंगे, हर एक वर्ड का यहां पर जूस निकालेंगे, क्योंकि प्राइमरी पर्पस हमारा कौन सा है, एग्जाम है। तो हम हर एक वर्ड का जूस निकालेंगे और सेकेंडरी पर्पस है कि वो कम से कम समय में हम क्या कर सके, इसके सारे जूस को समझ सकें। ओके, तो प्राइमरी पर्पस हमारा एग्जाम प्रिपरेशन है और सेकेंडरी पर्पस है हमारा कम समय के अंदर उसको करने का होगा। फ्रेंड्स, हम अब शुरू करने वाले हैं। आप यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है। लेक्चर को शेयर सब्सक्राइब करने की किसी भी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। कमेंट करके बस बताइएगा कि आपको मेहनत कैसी लगी है और आप हमसे और अपने एग्जाम पर्पस के लिए क्या चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कोई मॉनिटरी पर्पस नहीं है। और एक जो नॉन मॉनिटरी पर्पस है वो ये है कि जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं एग्जाम के लिए वो इस तरीके से प्रिपेयर हो सकें कि उन्होंने जो भी वीडियोस देखे हैं वहां एग्जाम में जब क्वेश्चन मिले तो उनका सॉल्यूशन बिल्कुल क्या हो जाए, सही हो जाए। तो इसी पर्पस के लिए, इसी मोटिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम हमारे सारे सुपर रिवीजन लेक्चर क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे आज का टॉपिक सुपर रिवीजन ऑफ एग्जाम्पशंस। तो आइए एंट्री नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 66 क्या कह रहा है, सर्विसेज क्या है प्रोवाइडेड। जी हां, वर्ड पे एम्फेसाइज करिएगा, सर्विसेज। एग्जेम्पशन सिर्फ तभी होगी जब क्या होगी, सर्विस होगी। गुड्स के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं है। खास बात यह है कि सिर्फ सर्विसेज की ही एग्जेम्पशन हमारे करिकुलम में है। कौन से गुड्स नील रेटेड हैं ये हमारे करिकुलम में नहीं है। तो क्वेश्चन करते समय आपको इस बात का बहुत विशेष क्या रखना है, ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन सप्लाई ऑफ किसका होना चाहिए, सर्विस का होना चाहिए। अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स का हुआ तो हम जितनी भी एंट्री अभी पढ़ने वाले हैं उस पे एग्जेम्पशन नहीं होगी। तो आइए अब हम कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहां पर सप्लायर कौन होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और वो अपनी सप्लाई ऑफ सर्विस किसको दे रहा हो, अपने ही स्टूडेंट्स को दे रहा हो। टू इट्स स्टूडेंट्स होनी चाहिए, टू इट्स फैकल्टी होनी चाहिए और टू इट्स क्या होनी चाहिए, स्टाफ होनी चाहिए। अब वो सप्लाई ऑफ सर्विस कोई सी भी हो, अब वो सप्लाई ऑफ सर्विस कोई सी भी हो, बस फी हो, पार्किंग क्या फी हो, कंप्यूटर फी हो, स्पोर्ट्स फी हो, ट्यूशन फी हो, किसी भी तरह की सप्लाई ऑफ सर्विस जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने किसको दे रहा है, स्टूडेंट्स को दे रहा है, अपने ही स्टाफ को दे रहा है, अपने ही किसको दे रहा है, फैकल्टी को दे रहा है, तो वो जीएसटी के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब एक बार हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भी क्या कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं कि जीएसटी लॉ के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हमें क्या मतलब दिया हुआ है। तो आइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, प्री स्कूल, प्री स्कूल। ओके, और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, इसका मतलब जितनी भी स्कूल्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्या हो स्कूल्स हो, चाहे वो कोई सी भी बोर्ड की स्कूल हो, चाहे वो कौन सी हो, प्रेप हो, तो सभी तरह की स्कूल हमारे किस में कवर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर है। इसके बाद में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो इंस्टीट्यूशंस कवर हैं जो ऐसे कोर्स करवा रहे हैं, ऐसे डिप्लोमा करवा रहे हैं, ऐसी डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स है। जी हां, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स है। और उस कोर्स को करने के लिए उस करिकुलम का कोई भी हिस्सा करना पड़े तो वो भी क्या होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही कहलाएगा। इवन अगर उस कोर्स को करने के लिए अगर आपको बाहर से कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग भी करनी पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में वो कंप्यूटर ट्रेनिंग कौन सी होगी, फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स होगी। तो ऐसी स्थिति में वो जो इंस्टीट्यूशन है जो कंप्यूटर ट्रेनिंग करा रहा है वो भी जीएसटी लॉ की नजरों में क्या कहलाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। अब एक बात और ज्यादा ध्यान से समझना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब दिया है कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स हो। इसमें ऐसा कहीं नहीं दिया है कि वो इंस्टीट्यूशन अंडर लॉ क्या कर रहा हो, प्रोवाइड कर रहा हो। इसका कहने का मतलब है आज हम जो आपको क्या दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। अगर हमारी कोचिंग की
लॉ की नजरों में, लॉ की आई में अगर कोई भी रिकॉग्निशन है, कहीं पर भी हमारी कोचिंग से आपको कहीं पर भी रिलैक्सेशन मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब हम जो आपको कोचिंग करवा रहे हैं ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स है। एक बार वापस से बता दूं, कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि वो अंडर लॉ क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। कहा यह गया है कि लॉ की नजरों में उसकी क्या होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए। अब एक बात और ज्यादा ध्यान से समझिएगा, यहां पर रिकॉग्नाइज बाय लॉ का मतलब कौन सा लॉ है, इंडिया का लॉ है। अगर कोई आप ऐसी क्वालिफिकेशन करवा रहे हैं, अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन करा रहे हैं जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज बाय कौन सा है, फॉरेन लॉ है, इंडियन लॉ से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस इंस्टीट्यूशन को एग्जेम्पशन के पर्पस के लिए हम क्या नहीं मानने वाले हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं मानने वाले हैं। जैसे कि हम जो सीए कोर्स कर रहे हैं, सीएस सीएमए कोर्स कर रहे हैं, तो ये ऐसा कोर्स है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स है। अब इस कोर्स का कोई भी हिस्सा करना पड़े, अगर जीएमसीएस करना पड़े, आईटीटी करनी पड़े, ओटीटी करनी पड़े, तो ये सब वो हिस्से होंगे, उस करिकुलम के हिस्से होंगे जिसको करने से हमें कौन सी क्वालिफिकेशन मिलेगी, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन क्या है, फोर्स है। अब एक बात और ध्यान से समझना, जितनी भी अप्रूव्ड वोकेशनल सेंटर्स हैं, वोकेशनल का मतलब है आपको ऐसी स्किल सिखा देंगे, आपको इस तरीके से मोल्ड कर देंगे ताकि उस कोर्स को करने के बाद आपको मार्केट में रोजगार मिल सकेगा, या फिर स्वयं आप क्या कर सकेंगे, अपना रोजगार बना सकेंगे। लेकिन 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 इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ उन्हीं को ही माना है जो अप्रूव्ड है, दैट इज मान्यता क्या है, प्राप्त है। जैसे कि क्या होते हैं, आईटीआई होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या कहलाते हैं, सेंटर्स कहलाते हैं। तो जितने भी आईटीआई आईटीसी अप्रूव्ड हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज करवा रहे हैं, उन्हें भी जीएसटी लॉ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना है। इसका मतलब प्राइवेट कोचिंग हो गई है, आपको कोई भी क्या करवा रहा है, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करवा रहा है, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी करवा रहा है, लेकिन ऐसी तैयारी से कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है, लॉ की नजरों में उसकी किसी भी तरह की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो इंस्टीट्यूशन एग्जेम्पशन के पर्पस के लिए क्या नहीं कहलाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगा। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस है, ऐसी कोई डिग्री नहीं दे रहे, ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई सा भी डिप्लोमा नहीं दे रहे हैं जिससे लॉ की नजरों में कोई रिकॉग्निशन हो, तो ऐसी स्थिति में वो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा कोई सा भी सर्टिफिकेट दें जिसके सर्टिफिकेट से लॉ की नजरों में उसकी कोई रिकॉग्निशन हो, ओके, तो ऐसी स्थिति में उस इंस्टीट्यूशन को भी क्या मान लिया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाएगा। तो हम अपनी एजुकेशन सर्विस पे आ रहे थे, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को, अपनी फैकल्टी को किसी भी तरह की कोई भी क्या दे, सर्विस, वो जीएसटी लॉ में क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इवन मेस की क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, कैंटीन की सर्विस दे रहे हैं, प्रोवाइडेड वो सर्विस कौन दे रहा हो, खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, स्टाफ और किसको दे रहा हो, फैकल्टी को दे रहा हो, तो क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब इसके बाद ध्यान से समझना, जो क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, नए सेशन के लिए नए स्टूडेंट का एडमिशन किया जाता है, लेकिन एडमिशन होने से पहले वो स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्लॉज AA में क्या कहा गया है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम के नाम से एंट्रेंस फी आपसे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, किससे, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से। एंट्रेंस एग्जाम के नाम से एंट्रेंस फी आपसे क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, किनसे, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से, तो उसे भी क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब ये कौन ले रहा है, कोई स्कूल ले रहा है, कोई कॉलेज ले रहा है, ये अप्रूव्ड आईटीआई ले रहे हैं, ये सभी को क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो अभी तो हमने ये वो सर्विसेज पढ़ी थी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको दे तो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अब हम क्लॉज बी से पढ़ने वाले हैं वो सर्विसेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जाए तो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अब वो कौन कौन सी स्पेसिफाइड क्या है, सर्विसेज हैं, किनको एग्जेम्पशन मिलेगी, आइए हम क्लॉज बी और उसके सब क्लॉजेस से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा,
अभी हम सब क्लॉज के अंदर जो पहले 3 सब क्लॉजेस पढ़ेंगे, पहले 3 सर्विसेज जो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वो एग्जेम्पशन, वो जो एग्जेम्प्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए एग्जेम्प्ट होगी, चाहे वो प्री स्कूल हो, चाहे वो अप टू कौन सी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट होगी। पहले 3 सब क्लॉजेस की सर्विसेज अप्रूव्ड आईटीआई को और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया को एग्जेम्प्ट नहीं होगी। आइए देखते हैं वो कौन सी सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स की क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी और स्टाफ की सर्विस दे रहे हैं। लेकिन ये सर्विस हम स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं, इसके रिसिपेंट फैकल्टी नहीं है, इसके रिसिपेंट स्टाफ नहीं है, इसके रिसिपेंट अगर कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बीइंग कौन है, बीइंग कौन है, स्कूल है, तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होंगे। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, क्लॉज बी की जो हम एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं, ये एग्जेम्पशन तब होगी जब इस सर्विस का रिसिपेंट कौन होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, और पहले 3 सब क्लॉजेस के अंदर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बीइंग कौन होगा, स्कूल होगा। अगर उस सर्विस के रिसिपेंट कौन हुए, स्टूडेंट हुए, स्टाफ हुए, फैकल्टी हुए, तो एंट्री नंबर 66 से कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो वापस रिपीट कर देता हूं, अगर कोई प्राइवेट क्या है, बस ऑपरेटर है, ट्रांसपोर्टर है, वो स्कूल को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, और किसके ट्रांसपोर्टेशन की, उन स्कूल्स के स्टूडेंट को, स्टाफ को और फैकल्टी को ट्रांसपोर्टेशन करने की सर्विस दे रहा है। रिसिपेंट कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बीइंग स्कूल है, तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों से क्या करेंगे, बस फीस के नाम से पैसा लेंगे, फैकल्टी से लेंगे, स्टाफ से लेंगे, तो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स हो, चाहे वो अप्रूव्ड आईटीआई हो, वो क्लॉज ए से क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में पढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्विस कौन सी है, कैटरर की सर्विस दे रहे हैं, फूड सप्लाई की क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अगेन इस सर्विस का रिसिपेंट स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, अगेन इस सर्विस के रिसिपेंट स्टाफ फैकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर इस सर्विस के रिसिपेंट कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बीइंग कौन है, स्कूल है, प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल तक के, तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर यही फूड सप्लाई करने की सर्विस अगर किसको दी जाए, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, जैसे आईसीआई हो गए हैं, आईसीएमआई हो गए हैं, आईसीएसआई हो गए हैं, अगर कॉलेजेस को दी जा रही है, अप्रूव्ड आईटीआई को दी जा रही है, तो वो सर्विस क्या नहीं है, क्लॉज बी से एग्जाम नहीं है, क्योंकि रिसिपेंट कौन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्कूल होना चाहिए। सर्विस कौन सी होनी चाहिए, कैटरिंग की होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कौन सी होनी चाहिए, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम कौन चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की क्या होती है, स्पॉन्सर होती है, तो ऐसी स्थिति में वो भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब तीसरी सर्विस हम पढ़ रहे हैं, तीसरी सर्विस है सिक्योरिटी सर्विस है, क्लीनिंग की सर्विस है, हाउस कीपिंग की सर्विस है। लेकिन विशेष बात यह है, अगर यह सर्विस परफॉर्म की जाए इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सच, इनका मतलब क्या है, अंदर है, आउट नहीं। रिसिपेंट स्कूल है, लेकिन एग्जामिशन भी तभी मिलेगी जब वो सिक्योरिटी की सर्विस, जब वो क्लीनिंग की सर्विस और जब वो हाउस कीपिंग की सर्विस, इन सच क्या दी जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हो दी जाए। मान लीजिए अगर कोई स्कूल किसी ऑडिटोरियम के अंदर, किसी बाहर ऑडिटोरियम के अंदर क्या कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी की सर्विस ली है, तो ऐसी स्थिति में वो सिक्योरिटी की सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि सब क्लॉज 3 ने क्या कहा है, थर्ड ने, सिक्योरिटी की सर्विस, क्लीनिंग की सर्विस, हाउस कीपिंग की सर्विस, लेकिन एग्जेम्प्ट तभी होगी इफ परफॉर्म्ड इन सच क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और यहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, स्कूल हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फोकस करिएगा कौन से वर्ड पे, इन सच क्या है वर्ड पे आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। अब इसके बाद में सब क्लॉज 4 की जो हम एग्जामिशन पढ़ने वाले हैं, यहां पर रिसिपेंट कौन हो सकते हैं, स्कूल भी हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, अप्रूव्ड आईटीआई। मतलब यहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तीनों कवर हो जाएंगे। अब वो सर्विस कौन सी है, वो सर्विस है सर्विस रिलेटिंग टू का मतलब इसको बहुत कुछ क्या हो गया है, बढ़ गया है, उसके रिलेशन में अगर कोई भी सर्विस क्या करी दी जा रही है, किसके रिलेशन में, एडमिशन के रिलेशन में। स्कूल्स को अपने नए सेशन के लिए क्या करना है, एडमिशन करना है, एग्जामिनेशन क्या करना है, कंडक्ट करना है, कॉलेजेस को एडमिशन लेने हैं, कॉलेजेस को एग्जामिनेशन क्या करने हैं, कंडक्ट करने हैं, अप्रूव्ड आईटीआई को एडमिशन लेने, अप्रूव्ड आईटीआई को एग्जामिनेशन क्या करने, कंडक्ट करने। और ये काम अगर वो आउटसोर्स कर देते हैं तो आउटसोर्सिंग एजेंसी
सी अपनी सर्विस दे रही है इन रिलेशन टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ क्या है एग्जामिनेशन बाय सच क्या है इंस्टीट्यूशन। और इसके लिए अगर कोई भी सर्विस हो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जैसे कि उसके लिए पेपर प्रिंटिंग की क्या लेनी हो सर्विस लेनी हो तो वो वर्ड में कवर हो जाएगा, कौन सा रिलेटिंग में। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मिलेगी, सर्विस के लिए मिलेगी। अगर कंडक्ट ऑफ एडमिशन के लिए, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई सप्लाई ऑफ क्या किया गया है, गुड्स किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो जीएसटी में क्या नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि हम जितने भी एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, सर्विस के। जैसे क्लॉज ए में क्या पढ़ा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को कोई भी सर्विस दे तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, मतलब सर्विस दे। इसका मतलब स्कूल अगर यूनिफॉर्म क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो वो क्या नहीं है, सर्विस नहीं है, वो सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स है। तो आप फोकस रखिएगा एग्जेम्पशन सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस पे है और यहां पर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिशन में वर्ड कौन सा है, रिलेटिंग टू है, तो इसको बढ़ जाएगा। और यहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब तीनों क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। सब क्लॉज किसके लिए, 4 के लिए। अब हमारे हैं सब क्लॉज किसके लिए, 5 के लिए। यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब सब क्लॉज 5 के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे, जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ हैं फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, सिर्फ उन्हीं को एग्जामिशन मिलेगी। और सर्विस है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स है। इवन अगर इसके सप्लायर बाहर हैं और बाहर से वो आपको ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स पीरियोडिकल्स की सर्विस दे रहे हैं, दैट इज OIDAR की सर्विस दे रहे हैं। लेकिन OIDAR में सिर्फ कौन सी, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और ऑनलाइन एजुकेशनल क्या है, पीरियोडिकल्स हैं। और इस सर्विस के रिसिपेंट सिर्फ और सिर्फ कौन है, जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ है फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इंडिया, तो वो एग्जेम्प्ट हो गए। अगर उसके रिसिपेंट कौन हुए, अगर उसके रिसिपेंट कौन हुए, स्कूल वाले हुए, प्री स्कूल हायर सेकेंडरी क्या हुए, स्कूल हुए, तो ऐसी स्थिति में वो सर्विस एग्जाम नहीं होगी। अगर उसके सर्विस के रिसिपेंट कौन हुए, अप्रूव्ड क्या हुए, वोकेशनल कोर्सेज जो कर रहे हैं, तो क्या नहीं होगी, एग्जाम नहीं होगी। मतलब पहले 3 सब आइटम्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, स्कूल है। सब आइटम 4 के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तीनों कवर हैं और सब आइटम 4 के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया है। पहले 3 सब आइटम कौन से थे, ट्रांसपोर्टेशन था, सेकंड था कैटरिंग मतलब फूड सप्लाई, और तीसरा था सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सब क्लॉज 4 के अंदर क्या था, सर्विस रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ एडमिशन और कंडक्ट ऑफ क्या, एग्जामिनेशन। सब आइटम 5 में क्या था, ऑनलाइन जर्नल्स, एजुकेशनल जर्नल्स और ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स है, तो वो क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होने वाले हैं। तो ये हमने एंट्री नंबर 66 करा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम कुछ पढ़ते हैं IIM के बारे में। आपको मालूम होगा अब IIM का खुद का क्या बन चुका है, एक्ट बन चुका है। अगर उनका खुद का जब एक्ट बन चुका है तो अब वो जो कोर्सेस करवाएंगे, जैसे वो 2 साल के क्या करवाते हैं, MBA, PGDMA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। MBA नहीं करवाते हैं, वो करवाते हैं PGDMA करवाते हैं, ओके। या फिर वो करवाते हैं 5 साल का इंटीग्रेटेड क्या करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, जिसमें 3 साल का क्या हो जाता है, BBA, 2 साल वाला क्या कहलाता है, MBA, और 5 साल का वो इंटीग्रेटेड क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। तो वो अब IIM का एक्ट बन चुका है। अब जब उसका एक्ट बन चुका है तो वो जो कोर्सेस करवा रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड बाय क्या हो चुके हैं, लॉ हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके कोर्सेस क्या हो जाएंगे, एंट्री नंबर 66 से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखने की है, उनके जो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेस हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हैं, जो उनके शॉर्ट क्या है, कोर्सेस है अप टू 1 ईयर के, वो अंडर IIM एक्ट से कवर नहीं होते हैं, गवर्न नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में जो 1 ईयर का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, ओके, जो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, तो 1 ईयर के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो उनके शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेस होंगे, जो नॉट मोर देन क्या है 1 ईयर के हैं, जो अप टू क्या है 1 ईयर के हैं, वो क्या नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड बाय क्या नहीं है, लॉ नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कोर्स GST में एंट्री नंबर 66 से क्या नहीं होने वाला है, एग्जेम्प्ट नहीं होने वाला है, और उस पे GST एट द रेट ऑफ क्या लगने वाला है, 18% से लगने वाला है। उस पे 18% से क्या लगने वाला है, GST लगने वाला है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर किस पे आते हैं, 72 पर आते हैं। अभी हमने एंट्री कवर करी थी, 66 एंट्री कवर करी थी। आइए अब हम एंट्री कवर कर लेते हैं हमारी
72 बोल रहा है सर्विसेस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसिपेंट यहां कौन होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। ओके, और सर्विस कौन सी है? एनी ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को ट्रेनिंग दे रहा हूं। अब मैं गवर्नमेंट के किन को ट्रेनिंग दे रहा हूं? मैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को क्या दे रहा हूं? ट्रेनिंग दे रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके मैं उनको क्या कर रहा हूं? ट्रेनिंग दे रहा हूं। असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड क्या दे रहा हूं? ट्रेनिंग दे रहा हूं कि किस तरीके से आप क्या दिया जाए, नोटिस दिए जाए और एसएससी के अगेंस्ट प्रोसीड किया जाए। मैं जीएसटी वालों को एंड ऑडिट के रेस्पेक्ट में क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग। लेकिन उस ट्रेनिंग का कंसीडरेशन जो है, टोटल एक्सपेंडिचर कौन बियर कर रहा है? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रही है, एम्प्लॉय बियर नहीं कर रहे हैं। अगर उसका प्रपोर्शनेट, मान लीजिए 50% बोल रहे हैं गवर्नमेंट बियर करेगी और 50% कौन पे करेगा? एम्प्लॉयज क्या करेंगे? पे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैंने जो ट्रेनिंग दी है वो जीएसटी लॉ में क्या नहीं होगी? एग्जेम्प्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूं किसी भी फील्ड में, किसी भी लॉ की क्या दे रहा हूं? ट्रेनिंग दे रहा हूं, अगर उसका टोटल एक्सपेंडिचर कौन बियर कर रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर कौन बियर कर रहा है? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? बियर कर रही है, और यूनियन टेरिटरी क्या कर रही है? बियर कर रही है। तो ऐसी स्थिति में मेरी जो ट्रेनिंग है, ध्यान रखिएगा, एग्जेम्पशन तभी होगी जब मैंने सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या दिया हो? ट्रेनिंग दिया हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करा हो? चलाया हो। तो ऐसी स्थिति में वो भी जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आइए इसके बाद में हम एंट्री नंबर किस पे आते हैं? 68 पे आते हैं। एंट्री नंबर हमारा 68 है, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कौन सा है? रिकॉग्नाइज्ड क्या है? स्पोर्ट्स बॉडी है। रिसिपेंट कौन होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स बॉडी होना चाहिए। अब सर्विस कौन दे रहा है? इंडिविजुअल। लेकिन इंडिविजुअल एज ए कैसे दे रहा है? प्लेयर दे रहा है। एज ए कौन सा दे रहा है? प्लेयर दे रहा है, रेफरी दे रहा है। जैसे फुटबॉल में, हॉकी के मैच में, बास्केटबॉल में क्या होते हैं? रेफरी होते हैं। क्रिकेट में क्या है? एम्पायर है। तो इंडिविजुअल या फिर तो एज ए प्लेयर दे रहा हो, एज ए रेफरी दे रहा हो, एम्पायर दे रहा हो, कोच या क्या दे रहा हो? टीम मैनेजर दे रहा हो। एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी, जो इन कैपेसिटी में, इन 5 की कैपेसिटी में अपनी सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो। विशेष बात, तीसरी विशेष बात, पहली विशेष बात थी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, रिसिपेंट होनी चाहिए। सप्लायर कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, जो एज ए प्लेयर की तरह दे, रेफरी की तरह दे, एम्पायर की तरह दे, कोच की तरह दे, और किसकी तरह? टीम मैनेजर की तरह। अब तीसरी खास बात, अब वो जो एज ए प्लेयर की तरह सर्विस दे रहा है, एम्पायर की तरह, रेफरी की तरह, कोच और टीम मैनेजर की तरह सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं, वो ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट के लिए दे रहे हो जो किसने ऑर्गेनाइज करा हो? जो रिकॉग्नाइज बाय स्पोर्ट्स बॉडी ही हो। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने ही वो और स्पोर्टिंग इवेंट क्या करा हो? ऑर्गेनाइज करा हो। तो ही क्या मिलेगी? एग्जामिशन मिलेगी। मतलब 3 पॉइंट देखने, क्या रिसिपेंट हमारा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है? क्या वो स्पोर्टिंग इवेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने ही क्या करा? ऑर्गेनाइज करा है? क्या हम इंडिविजुअल एज ए प्लेयर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, एम्पायर की तरह सर्विस दे रहे हैं? तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप एज ए क्या कर रहे हो? कमेंटेटर दे रहे हो, या फिर एज ए सेलेक्टर दे रहे हो, या फिर क्या हो गए? टीम के क्या हो गए हैं? एक्सपर्ट हो गए हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो ऐसी स्थिति में आप जीएसटी लॉ में पिच क्यूरेटर हो गए हो, तो आप एग्जेम्प्ट नहीं है। एग्जेम्प्ट आप 5 कैपेसिटी में होंगे, और वो सर्विस सिर्फ स्पोर्टिंग इवेंट के लिए होगी। आपने स्पोर्टिंग इवेंट में क्या करा है? पार्टिसिपेट करा है, और वो स्पोर्टिंग इवेंट भी ऑर्गेनाइज किसने करा है? उसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने ही क्या करा है? ऑर्गेनाइज करा है। तो जीएसटी लॉ में क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो स्पोर्टिंग इवेंट किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने ऑर्गेनाइज नहीं करा है, तो ऐसी स्थिति में वो सर्विस जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगी। इसके बाद में हम यहां पर देख पा रहे हैं, एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, जैसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए, अगर बीसीसीआई को क्या करते हैं? सप्लाई ऑफ क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हैं? सर्विस। कोई सी भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है। या फिर वाइस वर्सा, रिसिपेंट कौन हो? सप्लायर कौन हो गए? बीसीसीआई हो गए। रिसिपेंट कौन है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है। तो ऐसी स्थिति में वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी हमारे जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, चलिए एंट्री नंबर अब हम किस पे आ रहे हैं? 73 पर आते हैं। एंट्री नंबर हम 73 दे पा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोड ब्लड बैंक्स। कोड ब्लड बैंक्स, अब ये चाहे पब्लिक भी हो सकते हैं, चाहे कौन से हो सकते हैं? प्राइवेट भी हो सकते हैं।
कोड ब्लड बैंक्स हैं, क्या करा जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्या है, स्टेम सेल्स। जब बेबी न्यूली बॉर्न बेबी होता है, तो बेबी तो हमेशा न्यूली बॉर्न ही होते हैं, ओके, पुराना बच्चा कभी पैदा नहीं होता। नए बच्चे जब पैदा होते हैं तो मदर से एम्ब्राइकल कोड से जब अटैच रहते हैं, तो उस समय ब्लड में से सेल्स को कलेक्ट करके उन्हें फ्रीज किया जा सकता है, जो बाद में उसी बच्चे के या फिर और किसी के भी क्रॉनिक डिसीज में क्या आ सकता है, क्योर करने के लिए काम आ सकता है। जैसे क्रॉनिक क्या हो गया, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से जो बेबी बॉर्न हुआ है उस समय के ब्लड में एम्ब्राइकल कोड के ब्लड में से सेल्स को क्या करा जाता है, फ्रीज प्रिजर्व किया जाता है। तो ऐसी सर्विसेज जो कोड ब्लड बैंक्स क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है। अब कितने साल के लिए आप प्रिजर्वेशन कराओ, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो जितने भी साल के आप चार्जेस देंगे उस पे कोई जीएसटी नहीं होगा। और विशेष बात यह है, अदर सर्विसेज भी जो होगी इन रिलेशन टू, मतलब इसको बढ़ गया इन रिलेशन टू, इसका मतलब वो कोड ब्लड बैंक वालों की टीम आएगी, वो वहां पर क्या करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे, ओके। तो इसके भी अगर वो कोई चार्जेस लेंगे तो ये चार्जेस भी इन रिलेशन टू क्या हुआ है, सच प्रिजर्वेशन हुआ है, तो वो भी जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि वर्ड जो काम लिया है वो काम लिया है अदर सर्विस इन रिलेशन टू क्या है, सच प्रिजर्वेशन, तो वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद में हम बढ़ रहे हैं एंट्री नंबर कौन से पे, 74 पे, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर क्या है, सर्विस। तो सबसे पहले वो सर्विस कौन सी होनी चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए। दूसरी बात देखनी है कि वो सर्विस दे भी कौन रहा हो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ही क्या कर रहा हो, दे रहा हो। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई क्लिनिकल क्या नहीं हो, एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो, और अगर मैं आपको हेल्थ केयर की क्या देता हूं, सर्विस देता हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं जीएसटी लॉ में क्या नहीं हो पाऊंगा, एग्जेम्प्ट नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि एग्जेम्प्ट होने के लिए सप्लायर कौन होना चाहिए, खुद क्लिनिकल क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, या फिर कौन होना चाहिए, ऑथराइज्ड मेडिकल क्या है, प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, जो इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए क्या हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको क्या करो, ऑथराइज कराओ। इवन अगर आप बाहर से विदेश से डॉक्टरी करके आए हैं, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है विदेश में पड़ी हुई डॉक्टरी का आप इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आप एक यहां पर एग्जाम क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब वो एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे तब आप कहलाएंगे ऑथराइज्ड क्या है, मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो वो भी अपनी हेल्थ केयर जब सर्विस देगा, एग्जामिशन सिर्फ किस पे, हेल्थ केयर पे, ऐसा नहीं कि सभी तरह की सर्विस पे एग्जामिशन है। ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्विस भी कौन सी होगी, हेल्थ केयर सर्विस होगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्विस भी कौन सी होगी, हेल्थ केयर सर्विस होगी। हाँ, हेल्थ केयर सर्विस एज ए कंपोजिट सप्लाई भी दी जा सकती है। कंपोजिट का मतलब है जो पेशेंट एडमिट होता है उसको फूड देना, तो वो भी कंपोजिट सप्लाई हो गई, जिसकी प्रिंसिपल सप्लाई तो कौन सी है, हेल्थ केयर सर्विस है, तो वो जीएसटी के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पैरामेडिक्स जैसे कि कौन होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो वो भी जीएसटी लॉ के अंदर एग्जेम्प्ट है। तो अब हमें समझना है एक तो हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है और कौन क्या कहलाते हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। तो हेल्थ केयर सर्विस पे आते हैं, मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस। इसका मतलब जितने भी डायग्नोसिस सेंटर्स हैं, पैथ लैब्स हैं, तो वो जीएसटी लॉ के अंदर एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें जीएसटी लॉ ने क्या माना है, हेल्थ केयर क्या माना है, सर्विस माना है। हालांकि वो केयर कर नहीं रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, लेकिन डायग्नोस करने को, इन्वेस्टिगेट करने को भी हमारे जीएसटी लॉ ने कौन सी सर्विस माना है, हेल्थ केयर सर्विस माना है। जीएसटी लॉ में आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। डायग्नोस सेंटर्स वाले, पैथ लैब्स वाले, ट्रीटमेंट और जो कर रहे हैं, केयर ऑफ, और किसके लिए, इलनेस की केयर कर रहे हैं, इंजरी की जो क्या कर रहे हैं, केयर क्योर करते हैं। डिफॉर्मिटी, बॉडी का कोई पार्ट डिफॉर्म हो गया है, एबनॉर्मलिटी क्या हो गई है, एबनॉर्मली क्या ग्रो हो चुका है, या फिर कौन सा है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कोई इलनेस नहीं है, इंजरी नहीं है, डिफॉर्मिटी नहीं है, एबनॉर्मलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई इसको सेपरेटली क्या करा है, लिख के क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। तो इंजरी हो गई, इलनेस हो गई, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप जो भी केयर कर रहे हैं, या जो भी पेशेंट की आप क्योर कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हो वो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जिस मेथोडोलॉजी से आप क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट और केयर कर रहे हैं, वो मेथोडोलॉजी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड है लेकिन वो विदेश में क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, उस मेथोडोलॉजी को, उस पद्धति को इंडिया में रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं माना गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम हेल्थ केयर सर्विस नहीं मानेंगे और वो जीएसटी लॉ में क्या नहीं हो सकेगा, एग्जेम्प्ट नहीं हो सकेगा। जैसे रैकी हीलिंग है, हील कर रहे हैं, हील हो भी रहे हैं, लेकिन अगर रैकी हीलिंग जो है पद्धति वो इंडिया में रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जीएसटी लॉ में क्या नहीं हो सकेंगे, एग्जेम्प्ट नहीं हो सकेंगे। हेल्थ केयर सर्विस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या करना, पेशेंट करना, हॉस्पिटल लेके जाना, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, पेशेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे भी हम क्या मानते हैं, हेल्थ केयर क्या मान रहे हैं, सर्विस ही मान रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात समझने की, बट डज नॉट इंक्लूड, हेयर ट्रांसप्लांट हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो वो क्या नहीं होंगे, जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, जैसे कि क्या होता है, लेजर ऑपरेशन है, वो किस में आता है, सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में है, वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि उसे जीएसटी लॉ ने हेल्थ केयर सर्विस नहीं माना है। लेकिन मान लिया है, अगर वही सर्जरी क्यों की जा रही है, क्योंकि कोई इंजरी हो गई थी, कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से की जा रही है, किसी डिफेक्ट की वजह से की जा रही है, तो फिर उसी सर्जरी को हम हेल्थ केयर सर्विस मान लेंगे और जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज कोई इंजरी नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी हेल्थ केयर सर्विस नहीं है और जीएसटी लॉ में क्या नहीं हो सकेंगे, एग्जेम्प्ट नहीं हो सकेंगे। अब हमें समझना है किसका मतलब, चैरिटेबल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब। तो अब ये सर्विस, हेल्थ केयर की सर्विस कौन देंगे, अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देंगे तो ही जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट हो पाएंगे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए हैं, डिस्पेंसरीज है, नर्सिंग होम्स है, क्लिनिक्स है, सैनिटोरियम्स हैं और अदर क्या है, इंस्टीट्यूशन है, किसी भी नाम से हो। वो कौन सी सर्विस दे रहे हैं, डायग्नोसिस करने की सर्विस दे रहे हैं, इलनेस को, इंजरी को, डिफॉर्मिटी को, एबनॉर्मिटी को, प्रेगनेंसी को केयर करने की, क्योर करने की क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। और कौन से मेथोडोलॉजी से दे रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ क्योर मेडिसिन इन इंडिया हो, तो उस इंस्टीट्यूशन को क्या मान लिया जाएगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। अब वो हेल्थ केयर सर्विस चाहे वो अपने खुद के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट पे दें, चाहे आपके घर पे आके दें, लेकिन अगर वो जो सर्विस दे रहे रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया है, तो इसका मतलब सप्लायर कौन हो गया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो गया, और सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी हो गई, हेल्थ केयर सर्विस हो गई। जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बस होना क्या चाहिए, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया, जैसे एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है हमारे यहां पर। तो इस तरह से जो हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज है, तो जो भी इंस्टीट्यूशन उसको करवाता है तो उसे हम क्या मान लेंगे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। हम उसे क्लिनिकल क्या मान लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। पैथ लैब्स हो गई है, डायग्नोसिस सेंटर्स हैं, तो वो भी जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो वो भी जीएसटी लॉ के अंदर क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। चलिए अब हम हमारी एग्जेम्पशंस पे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 74 पे था, 74 पे थे हेल्थ केयर सर्विस का मतलब समझ लिया, कौन दे रहा है, कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रहा है, दे रहा है। ऑथराइज्ड मेडिकल क्या है, प्रैक्टिशनर, वो भी हम देख सकते हैं। ऑथराइज्ड मेडिकल क्या है, प्रैक्टिशनर, तो वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। ऑथराइज्ड क्या है, मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है, जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया से कर रहे हैं, तो वो क्या है, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। इंक्लूड से मेडिकल प्रोफेशनल, जिनके पास में ऐसे रिक्विसाइट क्या हो, क्वालिफिकेशन हो,
क्या करने की, प्रैक्टिस करने की, किसमें, जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया एज पर क्या है, लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। जरूरी नहीं कि क्वालिफिकेशन इंडिया से ऑब्टेन करी हो, बाहर से भी करी हो, लेकिन अब वो जो प्रैक्टिस करेंगे वो किसमें करेंगे, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया में करेंगे, तो उसे हम ऑथराइज मेडिकल क्या मानेंगे, प्रैक्टिशनर मानेंगे। और एक एग्जाम्प्ट हुआ था हमारा क्लिनिकल क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है, क्लिनिकल क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है। ओके, तो चलिए अब हम क्या बढ़ते हैं, हमारे एंट्री नंबर 72 पर हम पहुंचे थे, 74 पे। अब यहां पर नेक्स्ट इसमें देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। अभी हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट क्या हो जाएगा, हेल्थ केयर सर्विस है, लेकिन वो तब एग्जाम्प्ट था जब वो किसने दी हो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दी हो। यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट की सर्विस दे रहे हैं इन एन एम्बुलेंस, लेकिन अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव, इसका मतलब अगर कोई प्राइवेट क्या है, प्राइवेट ऑपरेटर है जो एम्बुलेंसेस क्या कर रहा है, रन कर रहा है पेशेंट के किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो भी जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है। अगर खुद क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है तो भी जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है, अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रन नहीं कर रहा है तो भी वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन क्या है, एम्बुलेंस है, वो हमारे जीएसटी लॉ के अंदर क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या होता, डिसीज होता, तो वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता। किसमें होता है, शेड्यूल 3 में, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। पेशेंट है तो उसे क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। दोनों ही स्थिति में क्या नहीं लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला नहीं है। एंट्री नंबर किस पे आ रहे हैं, 75 पे बढ़ रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स जो है किसके, कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट के, तो जो भी हॉस्पिटल्स के, डिस्पेंसरीज के, डायग्नोसिस सेंटर्स के, पैथ लैब्स के, सैनिटोरियम्स के, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं, इन सब के जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, सिरिंज होती है, ओके, और भी जो दूसरे ड्रेसिंग के जो बायोमेडिकल क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, उन्हें डिस्पोज किया जाता है। तो उनके जो ऑपरेटर्स हैं, जो क्या है, ऑपरेटर्स हैं, जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, जो अपनी क्या दे रहे, सर्विस दे रहे हैं, किनको, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को, किनको, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को, बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट, बाय वे ऑफ कौन सा है, ट्रीटमेंट, और डिस्पोजल ऑफ कौन सा है, बायोमेडिकल वेस्ट, और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की सर्विस दे रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट है। और खास बात, और प्रोसेस इंसिडेंटल देयर टू, उसका इंसिडेंटल सहायक जो भी प्रोसेस होगा, जैसे आपकी प्रेमाइसिस लोकेशन पे आके बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, तो इवन अगर वो कलेक्शन चार्जेस भी लेंगे तो वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट होगा। क्यों, क्योंकि लॉ ने कहा है प्रोसेस इंसिडेंटल क्या है, देयर टू। ऐसी बात उन्होंने रिलेशन में कहां पर भी लिखी थी, हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने एंट्री नंबर 66 में पढ़ा था, इसके बाद में कोड ब्लड बैंक में भी हमने क्या करा था, पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के डिस्पोजल करने वाले ऑपरेटर्स हैं, उनके इंसिडेंटल जो भी चार्जेस लेंगे तो वो भी जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 74 ए पे आ रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होनी चाहिए, जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होनी चाहिए, खुद प्रोफेशनल्स होनी चाहिए। और प्रोफेशनल कैसे, जो रिकॉग्नाइज्ड अंडर क्या हो, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। ध्यान रखिएगा, वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और कैसे रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ क्या है, इंडिया एक्ट है, उससे वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, तभी जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट होंगे। अब वो कौन सी सर्विस देंगे, रिहैब करने की, पुनर्वास करने की, जो क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, उनको क्या करना, रिहैब करना, थेरेपी से करना, काउंसलिंग से करना। लेकिन मस्ट भी जरूरी है कि ये प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और किससे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। तो रिहेबिलिटेशन की सर्विस देंगे, थेरेपी से देंगे, या फिर उनकी क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। और कहां पर करेंगे, एग्जामिशन तभी होगी एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट पे होगा, या फिर कहां पर होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे होगा, या फिर रिहैब सेंटर जो खुद कौन चला रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चला रही हो, या फिर कौन चला रही हो, इनकम टैक्स के 12AA के जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं वो चला रहे हो। तो 12AA के रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, या फिर गवर्नमेंट खुद क्या कर रही हो, वो सेंटर्स एस्टेब्लिश करे हो, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, प्रोफेशनल्स रिकॉग्नाइज्ड हो, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से रिहैब की सर्विस दे रहे हो, उनको थेरेपी दे रहे हो, उनकी क्या कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, तो वो हमारे एंट्री नंबर 74A से क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो उन्हें एंट्री नंबर 74 से क्या करा है, एग्जेम्प्ट करा है। इसके बाद में वन मोर हम चीज यहां पर अब पढ़ लेते हैं एंट्री नंबर 46 से, एनिमल्स और बर्ड्स के जो हेल्थ केयर सर्विस है, उनके जो भी क्या होते हैं, पशु चिकित्सालय जो होते हैं, वो भी जीएसटी लॉ के अंदर क्या कर दिए गए हैं, एग्जेम्प्ट कर दिए हैं। तो वो भी जीएसटी लॉ के अंदर एग्जेम्प्ट है। आइए अब हम आ रहे हैं एंट्री नंबर किस पे, 76 पे। इजी एंट्री है, सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस। यहां कन्वीनियंसेस का मतलब कौन से की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बाथरूम्स की, यूरिनल्स की, टॉयलेट्स की, वॉशरूम्स की। तो वो भी जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। कौन से हैं, पब्लिक कन्वीनियंसेस हैं, जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है, सिंपल सा था। एंट्री नंबर किस पे आ रहे हैं, 77 पे आ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात यहां पर कर रहे हैं जो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है, ओके, हाउसिंग जो क्या है, सोसाइटी है, और कौन से रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। मेंबर से जो मेंटेनेंस क्या लिए जाते हैं, चार्जेस लिए जाते हैं, वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्पशन की बात की गई है एंट्री नंबर 77 से। अब एग्जेम्पशन कब मिलेगी, जब वो गोकुलधाम सोसाइटी जो है वो अनइनकॉर्पोरेटेड क्या हो, बॉडी हो, मतलब किसी भी लॉ में वो रजिस्टर्ड नहीं हो, और अगर वो रजिस्टर्ड हो तो एज ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी की तरह क्या हो, रजिस्टर्ड हो, या फिर तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी हो, या फिर अगर रजिस्टर्ड हो तो एज ए क्या हो, नॉन प्रॉफिट एंटिटी की तरह रजिस्टर्ड हो। अब वो अपनी सर्विस दे, वो अपनी सर्विस दे, एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन वो अपनी सर्विस किसको दे, अपने ही किसको दे, मेंबर्स को दे, अपने मेंबर्स को दे। इसका मतलब सोसाइटी वाले आउटसाइडर्स जो होते हैं, जो मेंबर्स नहीं है, उनसे अगर मान लीजिए विजिटर से पार्किंग फीस चार्ज कर रहे हैं, वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं है। अपना क्लब हाउस, गार्डन क्या देते हैं, रेंट पे देते हैं बाहर वालों को, वो जीएसटी लॉ में क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। एग्जेम्प्ट कब है, जब ओन मेंबर्स को दे रहे हैं, ओन मेंबर्स को दे रहे हैं, ओन मेंबर्स को दे रहे हैं। अब उसमें भी एग्जेम्पशन कब है, जब वो सर्विस फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स क्या हो, मेंबर्स हो, कॉमन यूज ऑफ इट्स क्या हो, मेंबर्स हो। किसी एक मेंबर को क्या दे दी है, सप्लाई ऑफ सर्विस दे दी है, वो जीएसटी लॉ में क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। सिर्फ वही सप्लाई एग्जेम्प्ट है, वही सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट है जो सभी मेंबर्स के लिए क्या हो, कॉमन यूज के लिए हो। जैसे कि क्या हो गई, सिक्योरिटी हो गई, लिफ्ट के अंदर क्या है, ऑपरेटर है। तो ऐसी सप्लाई ऑफ सर्विस जो उस सोसाइटी के, हाउसिंग सोसाइटी के, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के जो मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स के लिए क्या हो, कॉमन यूज के लिए हो, तो वो सर्विस क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। और वो सर्विस भी कब एग्जेम्प्ट होगी, जब सप्लायर कौन होगा, थर्ड पर्सन होगा। जब सप्लायर कौन होगा, थर्ड पर्सन होगा। सप्लायर सोसाइटी नहीं होगी, सप्लायर कौन होगा, थर्ड पर्सन होगा। किसी थर्ड पर्सन ने सिक्योरिटी की क्या दी है, सर्विस दी है, और उस सर्विस का लाभ किसने उठाया हो, उस सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए हो, कॉमन यूज के लिए हो, तो वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट होगा। अगर वही सिक्योरिटी के चार्जेस एक शॉपिंग मॉल्स में शॉपकीपर से लिए जाएं, शॉप से लिए जाएं, तो वो जीएसटी लॉ में क्या नहीं होंगे, एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। इवन वो भी अगर थर्ड पर्सन से हो, कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स हो, लेकिन एग्जेम्पशन तभी है जब वो हाउसिंग सोसाइटी हो या फिर वो क्या हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो। खास बात, अब वो जो मेंटेनेंस के नाम से जो आप चार्जेस ले रहे हैं, वो पर मंथ और पर मेंबर 7,500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ही एग्जेम्प्ट होगा। एल्स अगर 7,500 से ज्यादा हुए तो एंटायर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल रहेगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यहां पर मेंबर का मतलब क्या होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। एक ही आदमी के नाम से उसी सोसाइटी में दो फ्लैट है, तो उसे दो अलग अलग क्या माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा। अब वो दोनों फ्लैट के मिला के मान लीजिए 10,000 रुपए, 5,000 प्लस 5,000 क्या दे रहा हूं, मेंटेनेंस चेक दे रहा हूं, कॉमन यूज के लिए, कॉमन यूज के लिए जो थर्ड पर्सन ने जो क्या करी है, सप्लाई करी है, उसके लिए। तो ऐसी स्थिति में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेंबर का मतलब इंडिविजुअल नहीं, मेंबर का मतलब क्या है, फ्लैट होता है। तो 7,500 रुपए से ज्यादा नहीं हो। ओके, थर्ड पर्सन ने क्या करो, सोर्सिंग ऑफ गुड्स और क्या करे हो, सर्विस करे हो, किसने करे हो, थर्ड पर्सन ने करे हो। ओके, और उस सर्विसेज का लाभ किसने लिया हो, सभी सोसाइटी के मेंबर्स के लिए हो, तो वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट होगा। अब एक बात इसमें ध्यान से समझिएगा,
अगर किसी भी मेंबर का पर फ्लैट का मेंटेनेंस अमाउंट 7,500 रुपए से ज्यादा है तो वो एंट्री नंबर 77 से एग्जेम्प्ट तो नहीं होगा, लेकिन उस पे जीएसटी भी तभी लगेगा जब वो सोसाइटी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो, मतलब क्या हो, टैक्सेबल पर्सन हो। अगर उस सोसाइटी का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिस भी मेंबर का मेंटेनेंस का अमाउंट 7,500 रुपए से ज्यादा भी होगा तो भी उस पे क्या नहीं लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला नहीं है। तो जीएसटी कब लगेगा, जब वो रेसिडेंशियल सोसाइटी, वो हाउसिंग सोसाइटी जीएसटी लॉ में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, फिर मेंटेनेंस का अमाउंट 7,500 रुपए से ज्यादा हो तो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ऐसी स्थिति में वो आईटीसी ले भी सकेंगे और सेक्शन 17 के प्रोविजन से, रूल 42 के प्रोविजन से, रूल 43 के प्रोविजन से उन्हें इनपुट का, कॉमन इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का, आईटीसी का अपॉर्शनमेंट भी करना पड़ सकेगा। क्यों, क्योंकि उनके कुछ सप्लाई पे तो जीएसटी लगेगा जिनके चार्जेस मेंटेनेंस 7,500 से ज्यादा होंगे और जिनके 7,500 से ज्यादा नहीं होंगे तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको कॉमन आईटीसी का अपॉर्शनमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात हमने यहां पर क्या कर ली, समझ ली बात। इन्होंने वर्ड लिखा है कौन सा है, अप टू, क्या लिखा है, अप टू, लेकिन अगर 7,500 से ज्यादा हुआ तो एंटायर अमाउंट ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, कुछ भी क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 7,500 तक भी क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ओके, अब इस एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं एज ए क्या है, ट्रेड यूनियन है। तो ट्रेड यूनियन में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, मेंबर से क्या होते हैं, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो होता है वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या होता है, एग्जेम्प्ट। ध्यान रखिएगा, यूनियन कौन सी है, एसोसिएशन कौन सी है, ट्रेड की है, व्यापार क्या है, मंडल है। तो सिर्फ उन्हीं एसोसिएशन को क्या करा गया है, जीएसटी लॉ के अंदर क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, ट्रेड यूनियन को, सिर्फ ट्रेड एसोसिएशन को। इसके बाद में हम इसके क्या है, क्लॉज बी के अंदर हम देख पा रहे हैं फॉर प्रोविजन, ओके, फॉर क्या है, प्रोविजन कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेंट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। इसका मतलब अगर कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, नॉन प्रॉफिट क्या है, एंटिटी है, मतलब क्या है, गोकुलधाम सोसाइटी है, अगर वो ऐसी कोई सी भी प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हो जो अदर देन एंट्री 77 से क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, तो ऐसी स्थिति में वो एक्टिविटी हाउसिंग सोसाइटी को भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अब अगर वो हेल्थ केयर सर्विस कौन दे, हाउसिंग सोसाइटी करे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स करे, तो वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हो जो अदर देन एंट्री नंबर 77 से क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, अदर देन एंट्री नंबर 77 से क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, तो वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी में क्लब हाउस है, रूम्स हैं, विजिटर्स जो आते हैं, मेंबर्स के जो रिलेटिव्स आते हैं, उनको क्या करते हैं, रूम क्या देते हैं, रेंट पे देते हैं। और अगर उनका चार्जेस 1,000 रुपए पर रूम पर डे से ज्यादा नहीं है, क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो हमने सेपरेट एंट्री पढ़ी है, एंट्री नंबर 14 से, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में वो हाउसिंग सोसाइटी को, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एंट्री नंबर अभी हमने कौन सा पढ़ा है, 70 क्या पढ़ा है, 7 पढ़ा है। आ रहे हैं अब एंट्री नंबर किस पे, 78 पे, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट अपनी क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, लेकिन आर्टिस्ट किसी को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, यहां पर आर्टिस्ट किसी को कोचिंग नहीं दे रहा है, आर्टिस्ट तो खुद अपनी क्या दे रहा है, अभी परफॉर्मेंस दे रहा है, स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वो परफॉर्मेंस कौन सी है, फोक परफॉर्मेंस है, मतलब लोक परफॉर्मेंस है, जो बेसिकली ग्रुप में होती है। जैसे ग्रुप क्या हो गया, लोक नृत्य हो गया, लोक गान है, या फिर क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, मतलब शास्त्रीय संगीत हो गया है, शास्त्रीय क्या हो गया है, नृत्य जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न डांस की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिस्ट हो, अपनी परफॉर्मेंस दे, परफॉर्मेंस भी फोक परफॉर्मेंस हो, क्लासिकल परफॉर्मेंस हो, और वो कौन सी आर्ट की हो, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की हो, या फिर म्यूजिक के अलावा किसकी हो, डांस की हो, या फिर कोई थिएटर परफॉर्मेंस हो। कौन सी परफॉर्मेंस हो, कोई थिएटर परफॉर्मेंस हो। अदर फॉर्म ऑफ आर्ट जो होते हैं, अदर फॉर्म ऑफ आर्ट जो होते हैं, मूर्ति बनाना, पेंटिंग्स बनाना हो गया, स्कल्पचर्स क्या करना, बनाना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां कौन से आर्टिस्ट की, जो आर्टिस्ट अपनी म्यूजिक आर्टिस्ट हो, डांस आर्टिस्ट हो,
थिएटर परफॉर्मेंस वाला आर्टिस्ट हो। इवन ऐसा नहीं कि थिएटर में दे, लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करे। लाइव ऑडियंस मतलब एक ओपन ग्राउंड में भी हो सकता है, लेकिन वो जो आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो परफॉर्मेंस उसकी कौन सी होनी चाहिए? लोक होनी चाहिए या फिर शास्त्रीय होनी चाहिए। और उस परफॉर्मेंस का कंसीडरेशन, आर्टिस्ट का कंसीडरेशन नहीं, परफॉर्मेंस का कंसीडरेशन 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो। अब जैसे कि मान लीजिए क्या हो रहा है, शास्त्रीय क्या है, नृत्य, लोक क्या है, नृत्य है। अब वो किस में होता है? ग्रुप में होता है। तो यहां पर हर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस का नहीं कह रहे हैं हम, यहां पर कह रहे हैं कि वो जो सब ग्रुप में जो कराए उन सभी की परफॉर्मेंस को मिला के उस परफॉर्मेंस का कंसीडरेशन भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, तो वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो फिर वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। मतलब बातें कितनी देखनी है? आर्टिस्ट होना चाहिए, आर्टिस्ट की फॉर्म ऑफ आर्ट डांस होनी चाहिए, म्यूजिक होनी चाहिए या थिएटर होनी चाहिए। फिर वो डांस, म्यूजिक, थिएटर भी फोक और क्लासिकल, वेस्टर्न, मॉडर्न नहीं होना चाहिए। फिर उसकी परफॉर्मेंस का कंसीडरेशन भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हेमा मालिनी है, वो अपनी क्या कर रही है? थिएटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्लासिकल क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। कंसीडरेशन भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन वो डांस क्यों कर रहे हैं? अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। उनका ब्रांड है, वो ब्रांड एम्बेसडर है किसके? कैंड आरओ के, जो देता है दुनिया का सबसे शुद्ध क्या है? पानी। तो उसके लिए उन्होंने कहा है एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई, एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई। आर्टिस्ट को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसको लोक परफॉर्मेंस की, फोक परफॉर्मेंस की, क्लासिकल परफॉर्मेंस की, डांस की, म्यूजिक की, थिएटर की कंसीडरेशन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं, तो भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर उसने अपनी परफॉर्मेंस ऐसे क्या दी हो? ब्रांड एम्बेसडर दी हो, तो क्या नहीं मिलने वाली है? एग्जेम्पशन मिलने वाली नहीं है। एंट्री नंबर किस पे आ रहे हैं? हम 80 पर आते हैं। एंट्री नंबर 80 में हम क्या करते हैं? देखते हैं सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग। अब वही आर्टिस्ट, अब वो आर्टिस्ट क्या दे रहा है? ट्रेनिंग दे रहा है। अब बच्चों को सिखाता है। अब वो क्या दे रहा है? कोचिंग दे रहा है इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर। अब यहां पर कोई सा भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, थिएटर हो, ठीक है, वो ड्राइंग हो, वो पेंटिंग्स हो, कोई सी भी फॉर्म ऑफ आर्ट और कल्चर हो, इवन वो फोक हो, क्लासिकल हो, वेस्टर्न हो, मॉडर्न हो, कोई सी भी हो, अगर आप उसकी ट्रेनिंग देते हो, आप उसकी क्या देते हो? कोचिंग देते हो, आप परफॉर्मेंस दोगे तो एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब फोक हो, क्लासिकल हो, डांस, म्यूजिक, थिएटर हो, कंसीडरेशन भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो और एज ए ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो। लेकिन जब बच्चों को ट्रेनिंग और कोचिंग दोगे तो वो कोई से भी फॉर्म ऑफ क्या हो? आर्ट हो, ओके, वो किस में हो? फोक में, क्लासिकल में, वेस्टर्न में हो, कोई सी भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप क्या सिखा रहे हैं? स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में आप एग्जेम्प्ट तभी होंगे जब आप 12AA में क्या हो? रजिस्टर्ड हो। अगर आप आर्ट, कल्चर, डांस सिखा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हैं, डांस की कोई सी भी फॉर्म सिखा रहे हैं, आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इवन आप 12AA के रजिस्टर्ड नहीं हो, चैरिटेबल नहीं हो, प्रॉफिट मोटिव से ही काम कर रहे हो, पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए आप एग्जेम्प्ट तभी होंगे जब आप 12AA में रजिस्टर्ड होंगे। जैसे क्या है, पठान ब्रदर्स है, इरफान पठान एंड यूसुफ पठान, दोनों ने मिलकर क्या करी है? एक कोचिंग क्या कर रहे हैं? एकेडमी सिखा रहे हैं। किस कोचिंग एकेडमी चला रहे हैं? क्रिकेट की। अब वो स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं, एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन वो एग्जेम्प्ट तभी होंगे जब उन्होंने अपनी एकेडमी को इनकम टैक्स के 12AA के प्रोविजन से कमिश्नर के पास में क्या करा लिया हो? रजिस्टर्ड करा लिया हो एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। अब एक बात ध्यान से समझना, एग्जेम्पशन तभी है जब वो फॉर्म ऑफ क्या हो? आर्ट हो। जैसे कि मान ली क्या होते हैं? एरोबिक्स होते हैं, जुम्बा है। अगर जो एरोबिक्स है, जुम्बा है, अगर ये कोई फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं है, ये फॉर्म ऑफ क्या नहीं है? डांस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो और कोचिंग दे रहे हो, वो जीएसटी लॉ में क्या नहीं हो सकेगा? एग्जेम्प्ट नहीं हो सकेगा। एग्जेम्प्ट ट्रेनिंग और कोचिंग देने से एग्जेम्प्ट नहीं होता है, वो फॉर्म ऑफ क्या होनी चाहिए? आर्ट होनी चाहिए। ट्रेनिंग देना, कोचिंग देना, तो कोचिंग तो इंग्लिश स्पोकन भी होती है, कोचिंग देना तो जीडी की तैयारी करवाना भी होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, पीआई की क्या करवा रहे हैं प्रिपरेशन, तो वो भी है। सब परफॉर्मेंस क्या है? कोचिंग है। लेकिन एग्जेम्प्ट तो तब है ना जब वो कोई फॉर्म ऑफ आर्ट और क्या हो? कल्चर हो, तो ही क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। एल्स क्या नहीं होगा? एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एल्स क्या नहीं होगा? एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इसके बाद में हम एंट्री नंबर किस पे बढ़ रहे हैं? 81 पर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन।
अब सबसे पहले आर्टिस्ट ने अपनी परफॉर्मेंस दी, उसकी एग्जामिशन पढ़ी हमने, उसके बाद में उसने बच्चों को ट्रेनिंग कोचिंग दी, वो एग्जामिशन पढ़ी। अब परफॉर्मेंस देखने के लिए जब हम गए तो हमने उसका जब एंट्री टिकट परचेज करा, उस एंट्री टिकट की एग्जामिशन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम देखने गए हैं कौन सा, सर्कस। सर्कस एंट्री टिकट अगर 500 रुपए से ज्यादा का नहीं है तो वो जीएसटी लॉ के अंदर एग्जेम्प्ट होगा। अगर 500 रुपए से ज्यादा का है तो वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या नहीं हो सकेगा, एग्जेम्प्ट नहीं हो सकेगा। सर्कस है, डांस है। अब वो डांस परफॉर्मेंस कोई सी भी हो, कोई सी भी फॉर्म हो, कोई सी भी फॉर्म ऑफ देखने गए हो डांस, ओके, एग्जेम्प्ट तब होगा जब एंट्री टिकट 500 रुपए से ज्यादा नहीं हो। थिएटर परफॉर्मेंस है, ड्रामा, बेले डांस है। अवार्ड्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, ओके, ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस जैसे होती है, अरिजीत सिंह नाइट हो गई है, ओके, स्पोर्टिंग इवेंट, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड हो चाहे वो क्या ना हो, रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो। और कौन से हैं, प्लेनेटेरियम्स हैं। अगर इनके एंट्री टिकट 500 रुपए से ज्यादा ना हो तो हमारा एंट्री टिकट जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है। यहां पर मूवी टिकट क्या नहीं है, कवर नहीं है। यहां पर एसन वर्ल्ड, इमेजिका, वाटर पार्क, थीम पार्क, राइड्स, ओके, मेले, फेयर, एग्जीबिशंस के एंट्री टिकट क्या नहीं है, कवर नहीं है। यहां पर अगर कवर है तो डांस है, थिएटर परफॉर्मेंस जैसे जादूगर शो हो सकता है, बेले डांस, अवार्ड फंक्शन, ब्यूटी कॉन्सर्ट्स हो गए हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, आईपीएल है जो स्पोर्टिंग इवेंट है, अब वो रिकॉग्नाइज्ड हो या नहीं हो। अगर उसका एंट्री टिकट 500 रुपए से ज्यादा नहीं है, अगर जो भी एंट्री टिकट 500 रुपए से ज्यादा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए से ज्यादा नहीं है तो उस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। और साथ में कौन सा है, प्लेनेटेरियम भी है। जैसे बिरला प्लेनेटेरियम हो गया, जहां क्या होता है, सौरमंडल है, तो वो क्या होगा, जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसके बाद में अगेन एंट्री टिकट है, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन, एडमिशन दैट इज एंट्री टिकट टू म्यूजियम, म्यूजियम विदाउट एनी क्या है, मॉनेटरी लिमिट, इवन एक्सीडिंग 500, टोटली जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेशनल पार्क जो किस में होता है, बाउंड्रीज के अंदर होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो बाउंड्रीज में नहीं होती है। टाइगर रिजर्व जू, ये जो है इनके एंट्री टिकट कितने भी अमाउंट के हो, एंट्री टिकट इनके एग्जेम्प्ट है। एंट्री टिकट और जो जीप सफारी जो होती है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अदर सप्लाई ऑफ सर्विस क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। ओनली और ओनली कौन सी एग्जेम्प्ट है, एंट्री, एंट्री मतलब एडमिशन, सिर्फ वो ही क्या है, जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। म्यूजियम है, म्यूजियम के बाद में नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ क्या है, सेंचुरीज है, इनका एडमिशन एग्जेम्प्ट है। लेकिन सिर्फ एडमिशन एग्जेम्प्ट है, अदर सर्विसेज क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। इसके बाद में हम देख रहे हैं एंट्री नंबर 79A, जो भी हमारे हिस्टोरिक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड हुए हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं, सिर्फ उनकी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और किससे डिक्लेयर्ड है, जो हमारा एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स जो क्या है, एक्ट है। अगर उस एक्ट में जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं एज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर हो रखे हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब क्या है, मीनार है, अगर ये क्या है, डिक्लेयर्ड है एज ए प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड है, तो उनका जो एंट्री टिकट है वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। अदर सप्लाई ऑफ सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, एंट्री टिकट की बात कर रहे हैं। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू, एडमिशन टू बात कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड होनी चाहिए, एक्ट है कौन सा, एशियंट है, मॉन्यूमेंट्स है, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स क्या है, एक्ट है, तो वो उस जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या है। चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं एंट्री नंबर किस पे, यस 9D पर आते हैं। तो 9D कह रहा है सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम। जी हाँ, ओल्ड एज होम है। ऑर्फनेज क्या नहीं है, कवर नहीं है। क्या कवर नहीं है, ऑर्फनेज कवर नहीं है, ओल्ड एज होम है। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ओल्ड एज होम रन करना या ऑर्फनेज क्या करना, रन करना, ये चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है, ये चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है। अगर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज होती, अगर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज होती तो हमारे एंट्री 1 से ये एग्जेम्प्ट हो जाती, क्योंकि एंट्री 1 से क्या एग्जेम्प्ट है, बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो ओल्ड एज होम रन करना ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। ऑर्फनेज रन करना ये भी चैरिटेबल क्या नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, ये भी क्या नहीं है, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ओल्ड एज होम को क्या दे दिया, अलग से सेपरेटली एग्जामिशन आ गई है, सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम।
लेकिन ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब वो ओल्ड एज होम रन कौन कर रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट रन करे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, रन करे, या फिर इनकम टैक्स के 12AA के चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अगर क्या करे, रन करे, तो ही क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आप इनकम टैक्स के 12AA के चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट नहीं हो और आप ओल्ड एज होम क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी क्या नहीं होगी, एग्जेम्पशन नहीं होगी। अब एग्जेम्पशन के लिए वन मोर कंडीशन कि जो आप कंसीडरेशन चार्ज करोगे रेसिडेंट से वो नॉट मोर देन क्या हो, 25,000, दैट इज अप टू 25,000 रुपी क्या हो पर मंथ और क्या हो पर मेंबर हो, दैट इज अप टू 25,000 रुपीज पर मंथ और क्या हो पर मेंबर हो, और ये चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ क्या हो, लॉजिंग, बोर्डिंग और किसके हो, मेंटेनेंस के हो, इंक्लूडिंग किसके हो, लॉजिंग के और किसके हो, बोर्डिंग के हो, इंक्लूसिव हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंक्लूसिव भी आपको ध्यान रखना है कि इंक्लूसिव सिर्फ कौन सा, लॉजिंग और कौन सा दिया है, बोर्डिंग दिया है, इंक्लूसिव लॉजिंग और कौन सा दिया है, बोर्डिंग दिया है। 25,000 से क्या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर 25,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो हालांकि लॉ ने नहीं बताया है कि 25,000 से ऊपर वाला क्या होगा, टैक्सेबल होगा या एंटायर टैक्सेबल होगा। हालांकि वर्ड जो यूज किया गया है वो वर्ड कौन सा है, अप टू वर्ड है, अप टू। और अप टू को अगर हम इनकम टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से देखें तो 2.5 लाख तक क्या नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर वाले पे होता है। लेकिन हमने एंट्री नंबर यहां 77 से देखा था कि अप टू 7,500 तक एग्जेम्प्ट था। और अगर मेंटेनेंस चार्जेस कॉमन सप्लाई के लिए, ओन मेंबर्स के लिए, कॉमन यूज के लिए जो थी, अगर 7,500 से ज्यादा हो तो पूरा टैक्सेबल था। तो वही व्यू हम यहां पर ले सकेंगे कि अगर 25,000 रुपए से ज्यादा हुआ पर मंथ और क्या है, पर मेंबर है, इंक्लूसिव ऑफ सिर्फ बोर्डिंग और कौन सा है, लॉजिंग है, और रन बाय क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो 25,000 से ज्यादा वाला क्या होगा, टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल होगा, और 25,000 तक पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके। अब अगर वही चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्फनेज क्या करता है, रन करता है, अगर वही चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्फनेज रन करता है तो ना तो वो एंट्री 9D से एग्जेम्प्ट है और ना ही वो चैरिटेबल एक्टिविटी होने की वजह से एंट्री नंबर 1 से क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो आप ऑर्फनेज क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में एग्जेम्पशन नहीं है। हां, एग्जेम्पशन मिल सकती है, एग्जेम्पशन मिल सकती है। एग्जेम्पशन कैसे मिल सकती है, एंट्री नंबर 14 से मिल सकती है। कैसे, सर्विस बाई ए क्या है, होटल, सर्विस बाई ए होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट, बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, दैट इज पीजीबी आ गया, पीजीबी आ गया है। अगर कोई ट्रस्ट भी क्या कर रहा है, रन कर रहा है, अगर कोई 12AA का चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है और वो क्या कर रहा है, जैसे ऑर्फनेज भी रन कर रहा है, तो वो भी इस एग्जेम्पशन में कवर हो जाएगा। एग्जेम्पशन कब है, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई, जी हां, वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 से होती है। सब सेक्शन 2 क्लॉज सी से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इंक्लूड होते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। तो 15 से जो क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, पर रूम जो है, पर रूम है फॉर ए यूनिट अकोमोडेशन, वो अगर कितने 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, दैट इज अप टू 1,000 है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप ऑर्फनेज रन कर रहे हो और चार्जेस 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले रहे हो पर रूम पर डे के हिसाब से, लेकिन वहां पर रूम पर डे नहीं होता, तो मंथली कितना हो जाएगा, 30,000। मंथली कितना हो जाएगा, 30,000 से अगर क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेम विथ पीजी, पीजी में भी पर रूम पर डे नहीं ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, तो मंथली अगर 30,000 से ज्यादा नहीं है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। होटल में पर रूम पर डे होता है, 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, अप टू 1,000 है, क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ किस पे है, रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस के लिए क्या हुई है, रेंटिंग हुई है। अगर कोई होटल अदर देन रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस की क्या करता है, रेंटिंग करता है। यस, तो अगर अदर देन कौन से पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, अदर देन लॉजिंग पर्पस के लिए, तो इवन अगर उसका कंसीडरेशन, जैसे बैंक्वेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, उन्होंने क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया है, और उसके चार्जेस उन्होंने मान लीजिए मोर देन 1,000 नहीं लिए, अप टू 1,000 रुपी पर डे लिए हैं, तो भी वो जीएसटी में क्या नहीं है, एग्जाम नहीं है, क्योंकि एग्जामेशन सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल पे है, लॉजिंग पर्पस के लिए है, उसी पे एग्जामेशन है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होने के बाद में अप टू 1,000 है, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। आइए इसके बाद में हम देखते हैं हमारा एंट्री नंबर 13 देख रहे हैं। एंट्री नंबर 13 बोल रहा है सर्विसेज बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ,
कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। रिलीजियस सेरेमनी वो होती है जो रिलीजियस बुक को पढ़ के, मंत्र को पढ़ के, श्लोक को पढ़ के की जाती है। बेसिकली क्या होती है, जो पंडित जी की दक्षिणा है उसे जीएसटी लॉ में क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। क्या बोल के, कंडक्ट ऑफ कौन सा है, रिलीजियस सेरेमनी है। इसके बाद में बोल रहे हैं रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स। प्रीसिंक्ट्स जिस तरीके से हमने एजुकेशनल में इंस्टीट्यूशन के अंदर एजुकेशन सर्विस में एग्जेम्पशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था सिक्योरिटी की सर्विस, क्लीनिंग की सर्विस, हाउसकीपिंग की सर्विस इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एग्जाम था। उसी तरीके से यहां पर रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स है, प्रीसिंक्ट्स के बाहर नहीं, सिर्फ प्रीसिंक्ट्स अंदर का एरिया ऑफ कौन सा है, रिलीजियस प्लेस। रिलीजियस प्लेस है जो मीन फॉर जनरल पब्लिक होता है। खास बात है कि वो जो रिलीजियस प्लेस है वो ओन्ड और मैनेज्ड बाय क्या होनी चाहिए, जो 12AA के चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या इनकम टैक्स के, जिन्हें सेक्शन 10 क्लॉज 23 में क्या मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है। देव विस्तार विभाग जो होते हैं 10 क्लॉज 23 BBA कहलाते हैं और 12AA के चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स होना चाहिए। मेन बात क्या है, प्रीसिंक्ट्स है और वो जो रिलीजियस प्लेस है वो ओन्ड और मैनेज बाई क्या होनी चाहिए, रिलीजियस ट्रस्ट होनी चाहिए, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन एग्जेम्पशन काम नहीं करेगी अगर रूम जो उन्होंने रेंट पे दिया है, होना प्रीसिंक्ट्स ही चाहिए, जो उन्होंने रूम रेंट पे दिया है, जो श्रद्धालु आते हैं, पिलग्रिम्स जो आते हैं, ओके, उनको जो रूम आपने ठहरने के लिए दिया है, अगर उसके चार्जेस बिलो 1000 है तब तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर 1000 रुपीज और उससे ज्यादा हुआ तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एंट्री नंबर 14 जो होटल्स पे था, गेस्ट हाउस पे था, पीजीज के ऊपर जो था, लॉज के ऊपर था, वहां तो बिलो 1000 क्या था, एग्जेम्प्ट था, और अप टू 1000 भी क्या था, एग्जेम्प्ट था। लेकिन अगर हम किसकी बात करेंगे, एंट्री नंबर 13 जो रिलीजियस के लिए होती है, जो रिलीजियस ट्रस्ट होती है, उनकी ओन्ड और मैनेज्ड है, अगर वो क्या दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो अप टू 1000 नहीं, बिलो 1000 एग्जेम्प्ट है। 1000 और मोर 1000 क्या होगा, टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर क्या नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं है। उसी तरीके से ये अपने कम्युनिटी हॉल, जिसे हम कल्याण मंडपम बोलते हैं, ये ओपन एरिया सवा मणि करने के लिए या कोई भी फंक्शन करने के लिए क्या देते हैं, रेंट पे देते हैं। सिर्फ हम बात कर रहे हैं रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस की, अगर वो साथ में यूटेंसिल्स भी क्या दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो उस पे एग्जेम्पशन नहीं है। सिर्फ रेंटिंग ऑफ किस पे है, प्रीमाइसेस पे है। रेंटिंग ऑफ किस पे है, प्रीमाइसेस पे क्या दी है, एग्जेम्पशन दी है। हां, अगर एज ए प्रीमाइसेस और यूटेंसिल्स दोनों को साथ में क्या दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, और अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और एग्जेम्प्ट तभी होगी जब उसके चार्जेस बिलो क्या हो, 10,000 रुपी हो पर डे के। ये पर डे होगा, बिलो 10,000 हो, बिलो 1000 रूम एग्जेम्प्ट है, बिलो 10,000 कम्युनिटी हॉल ओपन एरिया क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और रिलीजियस प्रीमाइसेस में जो शॉप्स होती है, ओके, जो कॉमर्स बिजनेस पर्पस के लिए रेंट पे दी जाती है पर मंथ बेसिस पे, अगर उनका रेंट लेस देन 10,000 रुपी पर मंथ है तो एग्जेम्प्ट होगा। अप टू 10,000 रुपी पर 10,000 रुपी पर मंथ और अबाउ टैक्सेबल एग्जेम्प्ट नहीं है। कल्याण मंडपम 10,000 और मोर टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है, और रूम का 1,000 और मोर क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। एंट्री नंबर 14 में तो अप टू 1000 एग्जेम्प्ट था, लेकिन एंट्री नंबर 13 जो रिलीजियस के लिए, जो कौन सी रिलीजियस के लिए है, उसमें सिर्फ बिलो 1000, बिलो 10,000 ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। 10,000, 1000 और अबाउ वो क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। इसके बाद में हम एंट्री नंबर 12 देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग, एग्जेम्पशन किस पे, रेंटिंग पे। रेंटिंग वाली बिल्डिंग भी कौन सी होनी चाहिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग होनी चाहिए, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए। और पर्पस ऑफ रेंटिंग भी कौन सा होना चाहिए, रेसिडेंस पर्पस होना चाहिए। मतलब पहले सर्विस रेंटिंग के हो, बिल्डिंग रेसिडेंशियल हो, और पर्पस भी कौन सा हो, रेसिडेंस का हो, तो एग्जेम्पशन है। अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल नहीं है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी। बिल्डिंग रेसिडेंशियल है लेकिन आपने उसको रेंट पे रेसिडेंस पर्पस के लिए नहीं, किसी कॉमर्स पर्पस के लिए दिया है, बिजनेस पर्पस के लिए दिया है, सामने के लिए, तो फिर वो भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तीनों चीजें, रेंटिंग हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, और उसका रेंटिंग का पर्पस भी कौन सा हो, रेसिडेंशियल पर्पस हो, तो ही उस पे एग्जेम्पशन है। एल्स उस पे क्या नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई भी क्या नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं है। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं एंट्री नंबर 26, सिंपल सी अब क्या एंट्री है, सर्विस बाय द
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स नॉट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एनी क्या है रिसिपेंट, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एनी रिसिपेंट इज क्या, एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्या, जीएसटी। ओके, उस पे जीएसटी नहीं होगा। यहां सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर सर्विस प्रोवाइडेड टू क्या हो, आरबीआई हो, तो वो क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। और एक एंट्री हमने आरसीएम में पढ़ी थी, ओवरसीइंग कमिटी ऑफ क्या है, आरबीआई है। ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई, वो आरबीआई को क्या दे रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रही है, तो उसके ऊपर क्या था, आरसीएम था। ओवरसीइंग कमिटी स्ट्रेस्ड असेट के रेस्पेक्ट में होती है, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में होती है, तो उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, आरसीएम पढ़ा था, कोई विशेष बात नहीं है। एंट्री नंबर कौन सा है, 27 है। एंट्री नंबर 27 से हम बैंक को क्या दे रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं। बैंक हमको लोन एडवांसेस दे रहा है। बैंक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि जो हम एग्जामिशन पढ़ रहे हैं वो ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या हो, बैंक हो, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एनबीएफसी हो। हम यहां पढ़ रहे हैं, आपने डिपॉजिट दिया है, आपने लोन एडवांसेस दिया है, जिसका कंसीडरेशन आप कैसे चार्ज कर रहे हैं, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपने उसका कंसीडरेशन अदर देन इंटरेस्ट डिस्काउंट, जैसे आपने उससे क्या ली है, कोई प्रोसेसिंग फीस ली है, फाइल चार्जेस लिए, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लिए, वो जीएसटी में एग्जाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट, वो भी डिस्काउंट किसका, डिपॉजिट का, लोन और किसका, एडवांसेस का, वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है। अगर इंटरेस्ट किस चीज का है, डिलेड पेमेंट का है, अगर किस चीज का है, डिलेड पेमेंट का है, तो आपने 15 सबसेक्शन 2 से हमने पढ़ा था, वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। लेकिन अगर वही डिस्काउंट डिपॉजिट का, लोन एडवांसेस का हुआ तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग फीस ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अगर आपने लोन सैंक्शन कराया था, मान लीजिए 50 लाख का, उसमें से आपने 45 लाख का ही लोन यूज करा, 5 लाख का जो क्रेडिट दिया था आपने उसको यूज नहीं करा, उसके ऊपर भी क्या लगा दिए गए, चार्जेस लगा दिए गए, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। एग्जेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है। इंटरेस्ट की डेफिनेशन हमको दी हुई है ऑलरेडी स्टार्टिंग में, लेकिन वो डेफिनेशन हमने यहां पर अभी कवर कर लिया है। लेकिन एक बात समझने की, अगर इंटरेस्ट किसका हुआ, अगर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है, तो वो क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। अदर देन क्रेडिट कार्ड का, अदर देन क्रेडिट का मतलब लोन एडवांसेस, डिपॉजिट का, करंट अकाउंट का, उसका इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ओके, एग्जेम्प्ट होता है। इसके लिए हम क्लैरिफिकेशन अभी बाद में भी पढ़ेंगे। इंटर से सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, हमने रूल 32 के अंदर सब रूल 2 में इसका वैल्यूएशन भी पढ़ा था। सेल परचेज ऑफ किसका है, फॉरेन करेंसी का। दो हमको मैकेनिज्म दिए थे उसके क्या करने के, वैल्यूएशन करने के। यहां एग्जाम्पशन किस पे है, इंटर से पे। इंटर से मतलब बैंक आपस में क्या कर रहा है, सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कर रहा है। बैंक ऑथराइज्ड मनी चेंजर से कर रहा है, ऑथराइज्ड डीलर से कर रहा है। जनरल पब्लिक के साथ करेगा तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। रूल 32 सब रूल 2 से उसका वैल्यूएशन करेंगे, उस पर जीएसटी कंप्यूट करेंगे। लेकिन यही अगर बैंकों के साथ में हो, ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ में हो, मनी चेंजर के साथ में हो, तो वो कन्वर्जन ऑफ क्या है, एक्सचेंज ऑफ क्या, फॉरेन करेंसी, जीएसटी लॉ के अंदर क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। वो हमारे जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। चलिए अब हम इसके और आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। एंट्री नंबर हम 34 यहां पर क्या करने वाले हैं, कवर करने हैं। सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक दिया है। एक्वायरिंग बैंक क्या है, जब पेट्रोल पंप से हम फ्यूल क्या करवाते हैं, फिल करवाते हैं, तो हम पीओएस मशीन पे कार्ड स्वाइप करते हैं, पीओएस मशीन पे। ओके, अब वो पीओएस मशीन जिस भी बैंक की होती है, वो पीओएस मशीन जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होती है, वो पीओएस मशीन जिस भी एनबीएफसी की होती है, उसको हम बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक है। वो बैंक है जो कार्ड को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे हमारे पास में एक्सिस बैंक का कार्ड है, हम पेट्रोल पंप पे गए, डीजल पंप पे गए, ओके, और हमने वहां पर क्या कराया, हमारा टैंक में मतलब फ्यूल क्या करवाया, फिल कराया, और हमने उनकी पीओएस मशीन पे हमारा कार्ड क्या करा, स्वैप करा। अब वो जिस बैंकिंग कंपनी का क्या है, पीओएस मशीन है, उसे हम बोलते हैं, कौन सा बैंक बोलते हैं, एक्वायरिंग बैंक है। क्योंकि वो जिस बैंक की क्या होगी, मशीन होगी, वो बैंक क्या करेगा, पेट्रोल पंप वाले को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। मैंने तो एक्सिस कार्ड से क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। हम लाइफस्टाइल गए, बिग बाजार गए, सेंट्रल गए हैं, ओके, शॉपर स्टॉप गए, शॉपिंग करी, उसके बाद में जब पेमेंट करना था तो पीओएस मशीन से कार्ड स्वाइप करा।
अब जिस बैंकिंग कंपनी का क्या था, वो पीओएस मशीन थी। जैसे मान लीजिए वो पीओएस मशीन थी एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी क्या है, एक्वायरिंग बैंक है, और ये वो बैंक है जो अब लाइफस्टाइल वाले को, शॉपर स्टॉप को, सेंट्रल को, बिग बाजार को, पंप वाले को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो एक्वायरी बैंक का मतलब क्या हुआ, मींस एनी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी हु मेक्स द पेमेंट, किसको, लाइफस्टाइल वाले को, हु मेक्स द पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट क्या है, सच कार्ड। तो लाइफस्टाइल वाले को पेमेंट कर रहे हैं, वो एक्वायरिंग बैंक है। तो जब हमने वहां पर कार्ड क्या करा था, स्वाइप करा था, एक बार स्वाइप करा, पेमेंट करा, और वो ट्रांजैक्शन अगर 2000 रुपए से ज्यादा नहीं थी, इंक्लूडिंग जीएसटी, हम लाइफस्टाइल गए, हमने वहां पर शॉपिंग करी, 1500 रुपए का मान लीजिए हमने कोई भी शर्ट क्या करा, परचेस करा, उस पे क्या लग गया, जीएसटी लग गया। जीएसटी लगने के बाद में हमने उसका पेमेंट करा, स्वाइप करा, कार्ड स्वाइप करा पीओएस मशीन से, और वो जो पेमेंट हुआ वो 2000 रुपए से ज्यादा नहीं था। इट्स नॉट वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट्स क्या है, जो सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सेटलमेंट हुआ है सिंगल ट्रांजैक्शन, वो अगर 2000 रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक्वायरिंग बैंक जो क्या देगा, सर्विस देगा लाइफस्टाइल को, वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। वो हमारी जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। चलिए अब हम क्या बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और वन मोर सर्विस हम अभी कवर कर लेते हैं। कौन सी सर्विस है, लीगल सर्विस कवर कर लेते हैं। आरसीएम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सुपरविजन में, और जब आरसीएम सीख चुके हैं तो एग्जामिनेशन समझना बहुत आसान है। आरसीएम में हमने पढ़ा था आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है, इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट, ये तीन क्या थी, कैटेगरी थी। इन्होंने अपनी क्या दी, सप्लाई दी थी, किसको, बिजनेस एंटिटी। कौन सी बिजनेस एंटिटी, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा था, तब तो एग्जाम्प्ट था। और अगर एक्सीड कर रहा था तो आरसीएम में उस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, रजिस्टर्ड हो रजिस्टर्ड नहीं हो डजंट मैटर, सिर्फ देखना क्या है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। आप इस साल रजिस्टर्ड हो नहीं हो, क्या भी है, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा था, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको आरसीएम में जीएसटी पे कराना है। इसका एक एक्सेप्शन भी था, इसका एक एक्सेप्शन था क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका एक्सेप्शन था स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी हमारी थी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। अगर हम इनको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, इनका टर्नओवर पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर एक्सीड भी कर रहा है तो उसके ऊपर आरसीएम नहीं है। विशेष बात यह है, जहां आरसीएम नहीं है वहां एग्जेम्प्ट है, जहां आरसीएम नहीं है वहां क्या है, एग्जेम्प्ट है। कहां आरसीएम नहीं है, सिंपल सी बात, अगर आपने सर्विस दी अदर देन किसको, बिजनेस एंटिटी को, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने, इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, इनमें से किसी ने भी सर्विस दी हो, किसको, बिजनेस एंटिटी को, ओके, अदर देन बिजनेस एंटिटी को, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, तो आरसीएम आ ही नहीं सकता। अच्छा, दी है किसको, बिजनेस एंटिटी को, जिसका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्सीड नहीं कर रहा है, एग्जेम्प्ट है। और जब एग्जेम्प्ट है तो उसके ऊपर क्या नहीं आएगा, आरसीएम भी नहीं आएगा। तीसरा, अगर आप सर्विस दे रहे हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एंटिटी को, तो अगर उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड भी कर रहा है तो भी उस पे जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्ट है। और जहां एग्जेम्प्ट है वहां क्या नहीं आ सकता, आरसीएम नहीं आ सकता, वहां क्या नहीं आ सकता, आरसीएम नहीं आ सकता, वहां आरसीएम नहीं आ सकता। अब एक बात इसमें आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा एक बात को, आप इंडिविजुअल क्या हो, एडवोकेट हो अदर देन सीनियर एडवोकेट, आप इंडिविजुअल एडवोकेट हो लेकिन अदर देन सीनियर एडवोकेट, या फिर आप फर्म ऑफ एडवोकेट हो, आपने अपनी सप्लाई ऑफ सर्विस दी, फर्म ऑफ एडवोकेट हो या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट हो, आपने अपनी सप्लाई ऑफ सर्विस दी है, किसको, बिजनेस एंटिटी को, उस बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस एंटिटी कौन है, वो बिजनेस एंटिटी खुद एक क्या है, एडवोकेट है या खुद एक फर्म ऑफ एडवोकेट है, तो एग्जेम्प्ट ही है, तो एग्जेम्प्ट है। और जहां एग्जेम्प्ट है तो वह आरसीएम आ ही नहीं सकता, मतलब एडवोकेट एडवोकेट फिटुस, एडवोकेट एडवोकेट कैंसल, उस पर जीएसटी नहीं है। कब नहीं है, जब मैं इंडिविजुअल एडवोकेट हूं,
अदर देन सीनियर एडवोकेट हूं या फर्म ऑफ एडवोकेट हूं, अब मैं अपनी सप्लाई और सर्विस दूं एडवोकेट को। अब सामने वाला एडवोकेट सीनियर एडवोकेट है, अदर देन सीनियर एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट है, डजंट मैटर, वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है। अब एक और विशेष बात ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर मैं कौन हूं, सीनियर एडवोकेट हूं, मैं कौन हूं, मैं सीनियर एडवोकेट हूं, मैंने जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस दी है वो बिजनेस एंटिटी है, उसका पिछले साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, और वो बिजनेस एंटिटी खुद कौन है, एडवोकेट है, वो एडवोकेट है, तो ऐसी स्थिति में एग्जेम्पशन नहीं है और उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। एग्जेम्पशन कब है, जब मैं इंडिविजुअल एडवोकेट हूं, अदर देन सीनियर एडवोकेट हूं या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट हूं, और फिर मैं एडवोकेट को क्या दूं, सर्विस दूं, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मैं सीनियर एडवोकेट हूं, मैं इंडिविजुअल सीनियर एडवोकेट हूं, लेट राम जेठ मलानी, ठीक है ना, कपिल सिब्बल, प्रशांत क्या है, भूषण, ठीक है ना, और हरीश साल्वे, मैं क्या हूं, सीनियर एडवोकेट हूं। अब अगर मैं एडवोकेट को सर्विस दूं और उसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है पिछले साल का, एग्जेम्पशन नहीं है, जीएसटी लगेगा। और खास बात, उसमें आरसीएम में क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, आरसीएम में उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ओके, तो ये हमने अभी कुछ क्या देखी है, एग्जेम्पशंस देखी है। आइए कुछ और सिंपल सी एग्जेम्पशंस हम देख लेते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग, प्रोवाइडिंग न्यूज बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इसका मतलब आप चैनल के, न्यूज़पेपर के एम्प्लॉय नहीं हो। अगर आप एम्प्लॉय होते तो आप शेड्यूल 3 में कवर होते। शेड्यूल 3 मतलब नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन आप एम्प्लॉय नहीं हो तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंट्री नंबर किससे, 49 से। कौन से, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट किसके, न्यूज़पेपर के, चैनल्स के। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये दो वो एजेंसीज हैं जो इंडिया में सभी न्यूज़पेपर को, टीवी चैनल्स को न्यूज प्रोवाइड करती है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो न्यूज के एंड में या शुरुआत में सोर्स लिखा होता है, कई बार सोर्स लिखा होता है पीटीआई, इसका मतलब उस न्यूज का सोर्स कौन सा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से वो न्यूज ली गई है। तो कोई भी चैनल, न्यूज़पेपर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया से न्यूज क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, वो न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। ये वैसे भी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है और जीएसटी लॉ में भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। एंट्री नंबर किस पे आ रहे हैं, 50 पर आ रहे हैं। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, यहां पब्लिक लाइब्रेरीज का मतलब सिर्फ कौन से हैं, जहां लैंडिंग ऑफ क्या होता है, बुक्स होता है, लैंडिंग ऑफ क्या होता है, पब्लिकेशंस होता है, लैंडिंग ऑफ नॉलेज, एनहांसिंग कंटेंट और क्या होता है, मटेरियल होता है। उन पब्लिक लाइब्रेरीज की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जहां पर लैंडिंग ऑफ बुक्स नहीं होता, जहां जहां आपके जाके सिर्फ पढ़ सकते हो, ऐसो को भी आजकल हम लाइब्रेरी बोल रहे हैं, वो एग्जामिशन के दायरे में नहीं है। सिर्फ वो जो लैंडिंग ऑफ क्या कर रहे हैं, बुक्स कर रहे हैं, लैंडिंग ऑफ पब्लिकेशंस कर रहे हैं, लैंडिंग ऑफ नॉलेज, एनहांसिंग कंटेंट और क्या कर रहे हैं, मटेरियल कर रहे हैं, वो हमारी जीएसटी लॉ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसके बाद में एंट्री नंबर 52, सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर को एग्जामिशन दी है, लेकिन वो एग्जामिशन तभी है जब उसने कोई बिजनेस एग्जीबिशन क्या करी हो, ऑर्गेनाइज करी हो, और वो भी आउटसाइड इंडिया। बिजनेस एग्जीबिशन होनी चाहिए, बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, बिजनेस एग्जीबिशन ही होनी चाहिए। शादी वादी भी नहीं, कोई सोशल फंक्शन भी नहीं, बिजनेस एग्जीबिशन, और वो भी आउटसाइड इंडिया। तो यहां पे जो हमारा इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगा, वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंट्री नंबर 53 से, एंट्री नंबर कौन सा है, 53 से, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट है। स्पॉन्सरशिप ऑफ क्या है, स्पोर्टिंग इवेंट है, तो एग्जेम्प्ट है। एल्स नहीं तो उस पे हमने पढ़ा है आरसीएम भी आता है। अगर रिसिपेंट उसमें क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो हमने पढ़ा है कि उसके ऊपर क्या आता है, आरसीएम आता है। लेकिन अगर वही स्पॉन्सरशिप स्पोर्टिंग इवेंट की होनी चाहिए, स्पोर्टिंग इवेंट कौन कर रहा हो, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या फिर हमारे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स क्या है, बॉडी है, ओलंपिक्स है, उनके जो क्या है इवेंट है, उसकी स्पॉन्सरशिप क्या है, एग्जेम्प्ट है। जैसे आईपीएल कौन करवा रहा है, बीसीसीआई करवा रहे हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप उसकी किसी टीम को स्पॉन्सर करते हैं, उनकी टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके क्या है, टी शर्ट्स पे स्पॉन्सरशिप का नाम लिखा हुआ है, बैट पे नाम लिखा हुआ है,
आप टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि एग्जेम्प्ट क्या, स्पोर्टिंग इवेंट को आप स्पॉन्सर करेंगे तो एग्जेम्प्ट होगा। वो भी स्पोर्टिंग इवेंट कौन सा, जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी करवाए, ओलंपिक्स हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कराए, मिनिस्ट्री ऑफ क्या कराए, स्पोर्ट्स कराए, उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइज क्या है स्पोर्टिंग इवेंट है, उनकी स्पॉन्सरशिप खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या करी हुई है, एग्जेम्प्ट। यस, तो ये हमने स्पॉन्सरशिप देखा। स्पोर्टिंग इवेंट की क्या हो, स्पॉन्सरशिप हो, एग्जेम्प्ट है। अदर देन स्पॉन्सर स्पोर्टिंग इवेंट की हो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। और उसमें खास बात, अगर रिसिपेंट कौन है, अगर रिसिपेंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट होता है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा है, आरसीएम भी पढ़ा हुआ है। हमने उसके ऊपर क्या पढ़ा है, आरसीएम पढ़ा है। ओके, रिसिपेंट का स्टेटस हमको क्या करना होता है, वहां पर देखना होता है। तो ये कुछ हमने अभी क्या करी है, एग्जामिशंस हमने कवर करी है। वन मोर एग्जामिशंस हम कवर कर लेते हैं। एंट्री नंबर 56, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्लॉटरिंग की सर्विस एग्जेम्प्ट है, सर्विस होनी चाहिए तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। सर्विस कब होगी, जब इसका मतलब एनिमल्स आपके और मैं स्लॉटर करने की क्या दूंगा, सर्विस दूंगा, मैं स्लॉटरिंग करूंगा तो वो सर्विस होगी। और अगर ये करूंगा तो वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एग्जेम्पशन क्या है, सर्विस बाय वे ऑफ, सर्विस होनी चाहिए। और सर्विस कौन सी होनी चाहिए, स्लॉटरिंग ऑफ क्या होनी चाहिए, एनिमल्स होनी चाहिए। तो वो हमारे जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। वो हमारे जीएसटी लॉ के अंदर क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, चलिए कुछ और हम एग्जामिशंस अभी हम क्या कर लेते हैं, इसमें से देख लेते हैं। ये सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। वो हमारे जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये एंट्री नंबर 77A पढ़ना आसान होगा। हमने अभी तो पढ़ा था ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो होंगे उनके मेंबर्स होंगे, उनका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर देन जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, अदर देन ट्रेड, जैसे एग्रीकल्चर की भी क्या होती है, यूनियन होती है, और भी क्या होती है, यूनियंस होती है, स्पोर्ट्स की होती है, और साइंस के लिए भी होती है, आर्ट्स के लिए भी होती है, एजुकेशन के लिए भी होती है, स्पोर्ट्स के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटेबल के लिए, इन सब के लिए भी क्या होती है, एसोसिएशन होती है। वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी एग्जेम्प्ट है। वो एंट्री नंबर 77A से उनको अब एग्जेम्प्ट कर दिया। अर्लियर सिर्फ ट्रेड यूनियन ही एग्जेम्प्ट थी, उनका सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना ही क्यों ना हो, एग्जेम्प्ट था। लेकिन अब ये जो दूसरी एसोसिएशन है, चैरिटेबल एक्टिविटीज की एसोसिएशन है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनका एडवांसमेंट करने के लिए एसोसिएशन बनाई जाती है। चाहे वो सोशल वेलफेयर के लिए हो, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, एग्रीकल्चर के लिए हो। अब ये एग्जाम तभी होगी जब इनसे मेंबर से जो कंसीडरेशन लिया जाए, मेंबरशिप फीस, वो 1000 रुपये पर मेंबर पर ईयर हो। 1000 रुपये पर मेंबर क्या हो, पर ईयर हो। ध्यान रखने की बात है, 1000 रुपये पर मेंबर और पर ईयर हो, उतना हो तो ही एग्जेम्प्ट है, एल्स क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एल्स क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। ओके, तो ये अभी हमने कुछ क्या देखी, एग्जेम्पशंस अभी देखी है। आइए और कुछ पॉइंट्स हम अभी इसमें से क्या कर लेते हैं, कवर करते हैं। यस, जो हॉस्टल, कॉलेज की हॉस्टल मेस है, एग्जामिशन पढ़ा था। अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद रन कर रहा है तो अपने स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को दी गई सभी सर्विस क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दूसरी बात, अगर ये मेस आपने आउटसोर्स कर दी है, आउटसोर्स कर दी है, आउटसोर्स कर दी है, और वो आउटसोर्स एजेंसी कैटरिंग की सर्विस दे रहा है, लेकिन दे किसको रहा है, अगर स्कूल को दे रहा है, अगर इसका रिसिपेंट कौन है, स्कूल है, तो वो जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट है। अगर रिसिपेंट उसका स्कूल है तो एग्जेम्प्ट है। अगर रिसिपेंट उसका कॉलेज है, आईसीआई है, अप्रूव्ड आईटीआई है, तो वो क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। तीसरी बात, अगर वो आउटसोर्स एजेंसी अगर डायरेक्टली सर्विस किसको दे रही है, स्टूडेंट्स को दे रही है, डायरेक्टली सर्विस किसको दे रही है, स्टूडेंट्स को दे रही है, उसके रिसिपेंट कौन है, स्टूडेंट्स है, स्टाफ, फैकल्टी है, तो उस पर किसी भी तरह की एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन कब है, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तीनों कवर उसमें अपने स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को दे तो पूरा एग्जेम्प्ट है। आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स एजेंसी स्कूल को स्कूल उसके रिसिपेंट हो तो एग्जेम्प्ट है। ओके, कॉलेज उसके रिसिपेंट हो तो एग्जेम्प्ट नहीं है। अप्रूव्ड आईटीआई रिसिपेंट हो तो एग्जेम्प्ट नहीं है। और अगर वो कैटरिंग वाले, वो सप्लायर ऑफ फूड सर्विस वाले, अगर रिसिपेंट कौन है, सीधे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या नहीं है, उस पर किसी भी तरह की क्या नहीं होगी, एग्जामिशन नहीं होगी।
ओके, क्या नहीं होगी, एग्जेम्पशन नहीं होगी। ये ट्रस्ट अपने हॉस्टल की सर्विस दे रहा है, ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर नहीं था, चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर नहीं है, ऑर्फनेज भी कवर नहीं है, ओल्ड एज होम भी कवर नहीं है, और हॉस्टल रन कर रहे हो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर रूम के चार्जेस अप टू 1000 है, अप टू क्या है 1000 है, तो क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर ये ट्रस्ट कौन सा हुआ, रिलीजियस ट्रस्ट हुआ, और रिलीजियस प्रीमाइसेस को क्या दे रेंट पे दे रहे हैं, तो बिलो 1000 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने क्या करा हुआ है, पढ़ा हुआ है। हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगर साथ में फूड भी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपोजिट सप्लाई है जिसकी प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर सर्विस है, जीएसटी लॉ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फूड सप्लाई अदर देन किसको किए जाए, जो अदर देन एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उसके विजिटर्स हैं, अटेंडेंट्स जो होते हैं साथ में आते हैं, उनको दी जाए, तो उस पर किसी तरह की कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अदर देन हेल्थ केयर सर्विस दे, जैसे प्रीमाइसेस फार्मेसी के लिए क्या दे दिए, रेंट पे दे दी शॉप, तो वो भी एग्जाम नहीं है। सिर्फ हेल्थ केयर सर्विस ही क्या है, एग्जाम है, अदर सर्विस क्या नहीं है, एग्जाम नहीं है। और वो भी जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दे। अगर 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 उन्होंने मैस क्या कर दी है, किसी दूसरे कैटरर को दे दिया, आउटसोर्स कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, आउटसोर्स कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, क्या करा है, आउटसोर्स करा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो क्या करेगा, कैटरिंग वाला, वो तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, वो जो सप्लाई ऑफ क्या करेगा, फूड सर्विस करेगा, वो जीएसटी लॉ में एग्जाम नहीं है। वो किसको करेगा, जो अटेंडेंट होंगे, विजिटर्स होंगे, उनको सप्लाई ऑफ फूड सर्विस करेगा, वो क्या नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे। इवन वो अगर पेशेंट को क्या कर रहा है, फूड सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, पेशेंट को फूड सप्लाई कर रहा है। बात ध्यान से समझिएगा, वो पेशेंट को फूड सप्लाई क्यों करेगा, वो फूड सप्लाई किसको करेगा, हॉस्पिटल को कर देगा। और हॉस्पिटल वाले किससे चार्ज कर लेंगे, पेशेंट से, एडमिटेड पेशेंट से। हॉस्पिटल वाले जब एडमिटेड पेशेंट से पैसा चार्ज करेंगे फूड का, तो वो सप्लाई कंपोजिट बन जाएगी, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो कैटरर जो क्या करेगा, हॉस्पिटल को फूड सप्लाई करेगा, डॉक्टर्स को फूड सप्लाई करेगा, उनके स्टाफ को फूड सप्लाई करेगा, उस पे जीएसटी में एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि वो कोई हेल्थ केयर सर्विस नहीं है। वो क्या नहीं है, हेल्थ केयर सर्विस नहीं है। तो उसी को लेके क्लैरिफिकेशन है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो एग्जेम्प्ट होती है, वो हमारे जीएसटी लॉ में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, या फिर तो वो रिटेनरशिप पे हो सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉय है, शेड्यूल 3 में कवर हो जाएंगे, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर रिटेनरशिप पे है, रिटेनरशिप है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन है, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो चार्जेस होते हैं वो जीएसटी लॉ के अंदर क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं, वो उनके क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। अब इशू हमारा क्या आ रहा है, इशू ये है, हेल्थ केयर सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड हो रहा है फूड सप्लाई टू पेशेंट, पेशेंट को फूड सप्लाई कर रहे हैं, ओके, बट सच फूड मे बी प्रिपेयर्ड बाय द कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल, या फिर तो खुद ही हॉस्पिटल रन कर रहा हो, या फिर कौन कर रहा हो, आउटसोर्स कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। अब इसको लेके जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होगा, तो सबसे पहले जब आपने आउटसोर्स कर दिया है, तो देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट द सप्लायर शैल चार्ज टैक्स, क्योंकि वो उस सर्विस का रिसिपेंट कौन होगा, हॉस्पिटल होगा, जीएसटी लगेगा। शैल एज एप्लीकेबल एंड हॉस्पिटल विल गेट नो आईटीसी, क्योंकि हॉस्पिटल तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर वो क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। अगर रजिस्टर्ड है तो उनको आईटीसी क्या होगा, तभी मिल पाएगा जब वो सर्विस टैक्सेबल में काम आ रही हो। अब ये जो उन्होंने फूड सप्लाई लिया है, ये किसको देंगे, पेशेंट को देंगे, कौन सी, हेल्थ केयर सर्विस, वो एग्जेम्प्ट है। अब वो जब एग्जेम्प्ट है, तो आपने किसी आउटसोर्स एजेंसी से भी क्या करी है, सप्लाई ऑफ फूड सर्विस ली, होटल हॉस्पिटल ने, तो उस पे क्या होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, और वो जो कैटरिंग वाला है वो उस पे जीएसटी क्या करेगा, चार्ज करेगा। इफ क्या है, हॉस्पिटल्स हैव देयर ओन कैंटीन्स है, प्रिपेयर फूड करते हैं, ओके, नो आईटीसी विल बी अवेलेबल, क्योंकि वो सर्विस किसको देंगे, वो अपनी सर्विसेज देंगे किसको, पेशेंट को। कंपोजिट सप्लाई, उस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो जो सप्लाई किन को करेंगे, डॉक्टर्स को करेंगे, स्टाफ को करेंगे, तो उस पे क्या लग सकेगा, जीएसटी लग सकेगा, उस पे क्या लग सकेगा, जीएसटी लग सकेगा। ओके, क्या दिया है, फूड सप्लाई टू क्या है, पेशेंट, कौन से पेशेंट है, जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, एडवाइस बाय डॉक्टर्स जो होते हैं, ओके,
वो पार्ट ऑफ कौन सा है, कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो किसको दिए जा रहे हैं, अदर देन क्या, अदर देन एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, विजिटर्स हैं, तो वो क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, वो हमारे क्या रहने वाला है, टैक्सेबल रहने वाला है। ओके, इंटरेस्ट को लेके हमने पढ़ा था, लोन का इंटरेस्ट, एडवांसेस का इंटरेस्ट, डिपॉजिट का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है एंट्री नंबर 27 से। अब एक क्लैरिफिकेशन को समझिएगा, क्लैरिफिकेशन को समझिएगा। आप मेरे से मोबाइल खरीदने आए हैं, मैं मोबाइल सप्लायर हूं, 40,000 रुपीज का क्या है, सेलफोन है, आप परचेस कर लीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000 होगी। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट बना लीजिए और टोटल 44,000 पे कर दीजिएगा। 44,000 बिकम क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी। वन मोर ऑप्शन दे रहा हूं, आप मेरे से मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, आप मेरे से 40,000 रुपए का क्या ले लीजिए, लोन ले लीजिए, मेरे से लोन ले लीजिए, मैं उस पे आपसे इंटरेस्ट क्या करूंगा, चार्ज करूंगा, मान लीजिए 2.5% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं करी तो मैं आपसे पीनल इंटरेस्ट भी क्या करूंगा, चार्ज करूंगा, मान लीजिए 500 रुपए पर मंथ का पीनल इंटरेस्ट है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपका सप्लायर ऑफ सेलफोन था, अगर आपने मेरे से ही क्या ले लिया है, लोन ले लिया है, भले ही मैंने उसकी सेपरेट इनवॉइस बना दी है, लेकिन आपने मेरे से, सेम पर्सन से जिससे आपने सप्लाई ऑफ गुड्स ली थी, उसी से आपने क्या लिया है, लोन लिया है, तो उसको जो आप 40,000 पे इंटरेस्ट दोगे 2.5% पर मंथ से, या एडिशनल इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट दोगे 500 रुपए पर मंथ, अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो वो एंट्री नंबर 27 से क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो उससे क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अब वन मोर केस, मैं सप्लायर ऑफ सेलफोन हूं, आप मेरे से 40,000 में सेलफोन परचेस कर रहे हैं, अब मैं आपको कहता हूं मेरा टाई अप है किसी थर्ड पर्सन से, आप उससे 40,000 रुपए का क्या ले लीजिए, लोन ले लीजिए, 2.5% पर मंथ की रेट से ले लीजिए, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं करी तो उसको पीनल इंटरेस्ट पे कर देना। अगर आपने लोन थर्ड पर्सन से क्या करा है, लिया है, तो उसको जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, एडिशनल इंटरेस्ट पे करोगे या पीनल इंटरेस्ट पे करोगे, वो जीएसटी लॉ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो जीएसटी लॉ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे मैं हूं एक्स, जो आपको सेलफोन आपको सप्लाई कर रहा हूं, आप कौन है, वाई है, 40,000 रुपए का क्या है, सेलफोन है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि 11,000 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई 44,000 हो जाएगी। वन मोर आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप मेरे से ही क्या ले लीजिए, लोन ले लीजिए, आप मेरे से ही क्या ले लीजिए, लोन ले लीजिए, मैं आपको 2.5% पर मंथ की रेट से लोन देता हूं, मैं ही लोन दे रहा हूं, एक्स ही क्या दे रहा है, वाई को लोन दे रहा है, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं करी तो मैं 500 रुपए पर मंथ के नाम से पीनल या एडिशनल इंटरेस्ट भी क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। तो इस केस में जो एडिशनल इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट, ओरिजिनल इंटरेस्ट, वो जीएसटी लॉ में एग्जाम नहीं होगा। ओके, वो एज पर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट, लेट फी, डिलेड पेनल्टी, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। वन मोर केस लेते हैं जहां हम कहते हैं कि आप एक तीसरी पार्टी जैसे एक एबीसी लिमिटेड से, किससे, एबीसी लिमिटेड से, उनसे आप लोन ले लीजिए, उनसे आप लोन ले लीजिए, उनको आप 2.5% की रेट से इंटरेस्ट दीजिए, टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करें तो आप उनको क्या देना, एडिशनल इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट देना। अगर आपने लोन थर्ड पर्सन से लिया है, अगर आपने लोन किससे लिया है, थर्ड पर्सन से लोन लिया है, तो वो एंट्री नंबर 27 से वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर लोन किसने दिया, एबीसी लिमिटेड ने, रिसिपेंट अगर कौन है, वाई है, तो फिर उस पे क्या नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा, ना तो ओरिजिनल इंटरेस्ट पे, ना एडिशनल और पीनल इंटरेस्ट पे उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। उस केस में कोई भी जीएसटी क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हमने अभी इस लेक्चर से काफी कुछ एग्जाम्पशंस पढ़ी है। वन मोर लेक्चर से हम रिमेनिंग एग्जाम्पशन पढ़ लेंगे। हमने एग्जाम्पशंस के हर एक वर्ड्स को जूस निकाल लिया है, वर्ड्स को चबा लिया है। अब इसको लेके कोई भी क्वेश्चन आएगा दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिकल्स कर लीजिएगा, जो हमारे स्टूडेंट है उनके पास में एग्जाम्पशंस के प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, वो उसको जरूर करें। और जो हमारे नहीं है तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लें कि YouTube पे अगर एग्जाम्पशन के प्रैक्टिकल अपलोडेड हैं तो आप वहां से उनको क्या कर सकते हैं। अगर अपलोडेड नहीं है तो आप जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हैं आप वहां से कर लीजिएगा, कहीं से भी कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी।
आपको कैसा वीडियो समझ में आया है, एग्जामिशंस कितनी समझ में आई, क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट सेकंड पार्ट या आगे के जो रिवीजन लेक्चर्स होंगे वो आपको जितना फ्रूटफुल हो, आपके हिसाब से जितने फ्रूटफुल हो, उसी हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।